हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो बेटा आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी एक्साइटिंग, वेरी मज़ेदार एकदम ना। तो इस चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। तो बेटा इस चैप्टर को आप समझेंगे, देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इस दुनिया में इतने अलग अलग टाइप के जानवर हैं ना कि मतलब कोई हिसाब ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि जानवर ऐसे ऐसे भी होते हैं। ये चैप्टर आपने पढ़ा है 9th क्लास में एंड आई कैन बेट बहुत बोरिंग चैप्टर है, बट आई प्रॉमिस यू यहाँ पर ये चैप्टर बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो है क्या इस चैप्टर में? ये चैप्टर आपको साइंस से उन किस किस बातों के बारे में बताता है, उन कौन कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के पास लेके जाता है। चलिए आज हम आगे चलते हैं। बेटा स्टार्ट करते हैं इस पूरी कहानी को और आपको एक बात बताते हैं कि इंसान ने आदत तो है तो अपने आसपास ना ऑर्गेनिज्म को देखना शुरू किया। उसने देखा कि ऑर्गेनिज्म तो बड़े अलग अलग टाइप के हैं। कोई अजीब दिखता है, कोई एक जगह लगा हुआ है, कोई एक जगह मूव कर रहा है, तो कोई जैसे प्लांट है, कोई एनिमल है। तो अब लोगों ने कहा, इंसान ने सोचा कि क्यों ना हम इन एनिमल्स को, इन ऑर्गेनिज्म को, नॉट जस्ट एनिमल बट ऑल दी ऑर्गेनिज्म को, अगर हम इनको एक कैटेगरीज में डाल देना तो भाई साहब एकदम बढ़िया से हमें समझ आएगा कौन कैसा है, किसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम इन एनिमल्स के बारे में सीख पाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम एनिमल्स को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो हमारा बेसिक ज़रूरत स्टार्ट हुई क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट हुए, कॉम्प्लेक्स होते गए। ये सब तो चीज़ें बेटा आप बॉटनी में नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट हुए और आज एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ही प्रिडोमिनेंटली एक्सेप्ट किया जाता है, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। दैट वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। तो बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में होता क्या? देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपके पास 5 किंगडम्स मिल रहे हैं। मोनेरा विच इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स, जिसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड फाइनली एनिमिलिया। ये जो एनिमल किंगडम है बेटा, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को किस में बांटा? 5 अलग किंगडम्स में। किस में बांटा? किंगडम में। अब आप इन पांचों में से जो लास्ट वाला किंगडम है एनिमल किंगडम, इसको तो स्टडी करेंगे। तो एनिमल किंगडम में क्या पढ़ेंगे? क्या हमने एनिमल किंगडम के अंदर आगे कोई कैटेगरीज बांटी? क्या उन कैटेगरीज के आगे और कोई सब कैटेगरीज बनाई है? तो ना साइंटिस्ट ने एनिमल्स को स्टडी करना शुरू किया। एक साइंटिस्ट देखा एक एनिमल है चींटी। चींटी एनिमल है? हाँ। एक चींटी देखी, एक ग्रास ऑपर देखा, स्टारफिश देखी, अलग अलग स्पॉन्जेस देखे, जेलीफिश देखी, फिशेस देखी, कॉकरोच देखा, क्रोकोडाइल देखा, लिजर्ड देखा, फ्रॉग देखा, बर्ड्स देखी, एवरी पॉसिबल टाइप ऑफ एनिमल देखा। उसने कहा कि क्या एक दूसरे से आपस में मिलते हैं कुछ लेवल तक? क्या एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं? यस। तो अगर हम ऑर्गेनिज्म को पढ़ना चाहते हैं, उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में डालना चाहते हैं, तो उनकी सिमिलैरिटीज क्या, उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे उनको कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं वर्ड टैक्सोनॉमी को। ये कहता है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नॉमेनक्लेचर, नाम देना, क्लासिफिकेशन, बांट देना, एंड उसके प्रिंसिपल्स। हम क्यों किसी एनिमल को नाम देना चाहते हैं, क्यों उसको क्लासिफाई करना चाहते हैं? अगर आप किसी एनिमल को नाम देना चाहते हैं, क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो ये किस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर करते हैं? टैक्सोनॉमी। और मैंने अभी तो बताया, हमने एनिमल्स को पढ़ा, बाकी प्लांट्स को पढ़ा, फंजाई को पढ़ा, प्रोटिस्टा को पढ़ा, मोनेरा को पढ़ा, इनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला ताकि इनको समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो बेटा ये सब हम किस में करते हैं? टैक्सोनॉमी। बात यहाँ पे जूलॉजी की हो रही है, तो बात एरिस्टोटल का तो नाम आना बहुत ज़रूरी है। एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे, इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। और सबसे शुरुआत में टैक्सोनॉमी के जो बेसिक बेटा टैक्सोनॉमी के जो बेसिक वो थे ना, प्रिंसिपल्स थे, टैक्सोनॉमी को सबसे पहले करने वाले लोगों में से ना एरिस्टोटल थे। तो इनको फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, यानी ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में बांट के उनको नाम दे देना। समझ पा रहे हैं मेरी बात? नाम सुनो, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा लियो कौन था? लायन। पैंथेरा टिग्रिस कौन था? टाइगर। तो वर्ड क्या दोनों पैंथेरा है? यस। दैट मीन्स इनका नाम से हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, इनकी अपीयरेंस के हिसाब से इनको क्या क्लासिफाई किया जा सकता है? इनकी बॉडी पैटर्न्स, इनके लाइफ पैटर्न्स, इनके सेल, इनकी बहुत सारी चीज़ों के मुताबिक, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के मुताबिक इनको कैटेगरीज में डालना, बेटा सब कुछ टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं हम लोग।
तो टेक्सोनमी हमें कैसे बताता है कि आप ऑर्गेनिज्म को कैसे बांटेंगे। अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं आप उनको कैटेगरीज में डालना चाहते हैं। बिगेस्ट कैटेगरी क्या थी? किंगडम। क्या थी? किंगडम। 5 किंगडम बनाए ना, कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी एंड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। 5 कैटेगरीज करी हम लोगों ने। अब इस कैटेगरीज में 5 कैटेगरी का नाम क्या था? किंगडम। क्या किंगडम को हम आगे सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? यस। आप देखो, किंगडम के अंदर क्या आता है? फाइलम। फाइलम के और अंदर क्या है? क्लासेस। फिर ऑर्डर, और अंदर गए फैमिली, और अंदर गए जीनस, और अंदर गए स्पीशीज। यानी आगे 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 डिटेल में क्लासिफाई करते जा रहे हैं। इन सबको याद करने का सिंपल सा तरीका है, कहते हैं कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। पॉट को साफ रखें नहीं तो फैमिली बीमार हो जाएगी ना भैया। कीप किंगडम, पॉट्स फाइलम, क्लीन क्लासेस और ऑर्डर फैमिली गेट्स जीनस एंड 6 स्पीशीज। समझ पा रहे हैं बेटा? 5 किंगडम का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ये 5 हम किंगडम्स पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एनिमल किंगडम को पढ़ना है। ठीक, एनिमल किंगडम को पढ़ना है बेटा। किंगडम के जस्ट बाद में क्या आता है? फाइलम, कीप, पॉट्स। या था फाइलम। तो यहाँ पर हम एनिमल किंगडम को आगे फाइलम्स में बांटते हैं। फाइलम पोरिफेरा, सीलेंटरेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इतनी लंबी लिस्ट बट याद करनी पड़ेगी बेटा, पेपर के लिए तो जरूरी है। मैं आपको बता दूं इस बारे में, अगर ये लिस्ट आज और अभी के अभी आप कर लेते हैं याद तो आपका काम चल जाएगा। बट बेटा अगर आपको ये लिस्ट याद नहीं है ना तो इनके अंदर जो इतनी सारी डिटेल्स आपको पढ़नी है ना, सब भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं रोकूं, इस लिस्ट को 3 से 4 बार लिख डालो, बार बार लिखो और याद करने का तरीका डालो। पोरिफेरा, सीलेंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये सारे के सारे आप 11 फाइलम्स देख रहे हो। ये किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं? एनिमल किंगडम में। और अब हर एक फाइलम की डिटेल को पढ़ेंगे। लेकिन अब साइंटिस्ट ने किंगडम से आगे फाइलम बांटे। एनिमल किंगडम में 11 फाइलम रख दिए, लेकिन फाइलम अलग अलग बनाने के लिए कोई तो पैरामीटर्स होंगे। क्वेश्चन क्या है कि ये जो हमने इतना बड़ा क्लासिफिकेशन किया बेटा, इस क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस या कुछ पैरामीटर्स तो होंगे। क्या? हैबिट, ऑर्गेनिज्म की नेचर कैसी है, ऑर्गेनिज्म का बॉडी प्लान कैसा है, ये समझेंगे हम थोड़ी देर में। सिमेट्री, जर्म लेयर्स, सीलोम, हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेगमेंटेशन। ये नाम तो बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जिनका मतलब नहीं समझ आता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझेंगे ये जनरल फीचर्स जिसकी बेसिस में हमने पूरे एनिमल किंगडम को अलग अलग फाइलम्स में बांट दिया है। ये बेटा वो जनरल फीचर्स हैं। लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट द डिटेल्स ऑफ दिस फीचर्स। ये वाला जो लेक्चर बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये एनिमल किंगडम का ना कंसेप्ट है। आज ये लेक्चर आपको समझ आ गया, पहली चीज याद हो गया। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे ये दोनों क्लियर हो गया ना बेटा, कंसेप्ट एनिमल किंगडम का बन जाएगा। देखो एनिमल किंगडम के साथ सबसे बड़ी कंप्लेन क्या आती है ना, बच्चे कहते हैं रटना बहुत पड़ता है। सही बात, लेकिन एनिमल किंगडम में जो रटा रटाया ज्ञान है वो दिमाग में बैठे रहे, इसके लिए आपको समझना जरूरी है पहले। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एनिमल किंगडम के इस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बेटा समझ लीजिए। पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमने क्या देखना, हैबिट देखते हैं। हैबिट रेफर्स टू द नेचर ऑफ द एनिमल। एनिमल की नेचर कैसी है वो हैबिट बताता है। एनिमल अकेले रहता है, सॉलिटरी कहेंगे। एनिमल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलजुल के रहते हैं, जैसे चींटियां, जैसे हनी बीज, ये सारे के सारे साथ रहते हैं। आंट्स, हनी बीज, टर्माइट्स, वास्प्स, ये सारे के सारे मिलजुल के रहते हैं एक दूसरे के साथ। एक बहुत ही बड़े देखा ना हमने, चींटियां खूब सारी इकट्ठी रहती है। तो ये सारे एनिमल्स कहते हैं कॉलोनियल। जो एनिमल रहेगा अकेला, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, रहेगा अकेला अपने एक अकेला, उसको कहेंगे सॉलिटरी। नाम याद कर लेना बेटा, ग्रेगेरियस। अब ये एनिमल्स रहते तो ग्रुप में है, लेकिन बाकी ऐसे तैसे के आगे हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। रहेंगे झुंड में, एक ग्रुप में, लेकिन किसी की मदद नहीं करेंगे भैया। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेगेरियस। ठीक, फ्री लिविंग एनिमल, ये इंडिपेंडेंट लाइफ बिताते हैं। दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट है, ना इनको किसी की जरूरत है। ये किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है कि भैया दूसरा खाना देगा तो ये जिंदा रहेंगे। नहीं, ये अपना खाना खुद जुगाड़ सकते हैं। ये सब कुछ दे कैन कलेक्ट द थिंग्स फ्रॉम देमसेल्फ, दे कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। फ्री लिविंग। पैरासाइट है, आपके शरीर में कोई पैरासाइट है? एग्जाम्पल पूछो, आपके बालों में लगी हुई जू।
अब वो आपके मतलब लाइस दैट इज सिटिंग इनसाइड ऑन योर स्कैल्प, वो क्या कर रही है, आपकी बॉडी से ब्लड सक कर रही है। और क्या वो आपकी बॉडी के ऊपर सर्वाइव करती है? यस। क्या आपकी बॉडी से ब्लड निकाल के वो अपना जिंदा रह सकते हैं? यस। उठा के जू को बेटा उठा के ना, एक लाइस है ना, उसको उठा के अलग रख दो, उसको खाना मत दो, डोंट लेट इट सिट ऑन योर बॉडी, मर जाएगी। दैट मीन्स अगर ऑर्गेनिज्म पैरासाइट है तो पैरासाइट को होस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो फ्री लिविंग नहीं है। यानी ऑर्गेनिज्म या तो फ्री लिविंग होगा या किस तरीके से होगा, पैरासिटिक होगा। या कैसा होगा, फ्री लिविंग या फिर कैसा होगा, पैरासिटिक। नाइस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म सेसाइल हो सकता है, सेडेंटरी। इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, वो जमीन से जुड़ गया, अब वो नहीं हटेगा। दैट मीन्स एक जगह जुड़ा हुआ है, अब जमीन से एक जगह से उठ के एक दूसरी जगह नहीं जा सकता। जैसे ह्यूमंस, ऐसा तो नहीं है कि तुम जहां बैठे हो वहीं पे हो। यू कैन मूव, यू कैन गेट अप एंड गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट देयर आर सम एनिमल्स which stay at a single position all through their life। जहां पर पैदा हुए वहीं मरेंगे, हिलेंगे नहीं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सेसाइल या सेडेंटरी। वो अपनी जगह पे जहां से हैं वहां पे जुड़े रहते हैं। इस चीज को कहते हैं फिक्स्ड टू द सबस्ट्रेटम। एग्जाम्पल, स्पंजेस। कॉप्रोफेगस, अजीब सी, ये क्या करते हैं, अपने फीकल मैटर हो, किस चीज को खा लेते हैं, अपने ही फीकल मैटर को खा लेते हैं। एग्जाम्पल, रैबिट। रैबिट खाना खाएगा, खाना खाने के बाद पॉटी करेगा और अपनी पॉटी को खा जाएगा। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, कॉप्रोफेगस। नेक्स्ट, स्टैंग्विवोरस, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये ब्लड पे फीड करते हैं, जैसे लीच, जैसे बेड बग, जुएं लग जाती हैं। हाँ, यहाँ पे बॉडी के ऊपर जैसे टिक्स ऑन द एनिमल्स क्या करते हैं, ब्लड किसी का सक करते हैं। जोंक, लीच बॉडी पे आके चिपक जाती है, यहाँ से खून चूसती है, तो ऐसा एनिमल कहलाता है सैंग्विवोरस। आगे बढ़ते हैं बेटा, सैप्रोफेगस, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सैप्रोफेगस फीड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स और सेमी फ्लूइड ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या काम करेगा, कोई भी फ्लूइडिक या सेमी फ्लूइडिक मैटर है उसके ऊपर फीड करेगा। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, सैप्रोफेग। ऑर्गेनिक मैटर कोई भी ले लीजिए, आपके आसपास कोई लिक्विड पड़ा है, जमीन पे कोई गलता हुआ, कोई भी डीकम्पोज होता हुआ कोई भी सामान है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, वो फ्लूइड या सेमी फ्लूइड फॉर्म के अंदर है, तो उसको एब्जॉर्ब करके कंज्यूम कर लेगा, सैप्रोफेगस। और लास्ट वेराइटी, कैनिबल्स, अपने ही बच्चे खा जाते हैं। कैनिबल्स, कॉकरोच, बेड बग क्या क्या करते हैं, अपने ही स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं। क्वेश्चन, क्या एक इंसान दूसरे इंसान को खाता है? नहीं। दैट मीन्स ह्यूमन इज नॉट कैनिबल, बट क्या कोई कैनिबल ऑर्गेनिज्म हो सकता है? यस। इसका मतलब वो अपने ही स्पीशीज के दूसरे मेंबर्स को अगर खा ले तो उसको क्या टर्म कर सकते हैं हम, कैनिबल। ओके, तो बेटा हैबिट तो पढ़ा, अब हमें पढ़ा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ना बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म में किस चीज का है? देखिए ना बेटा, अगर आप एनिमल किंगडम में देखेंगे तो सब एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर है, क्योंकि सब मल्टी सेल्यूलर है तो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। तो ये सेल्स इकट्ठे हुए और उन्होंने कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना दिया। जब सेल्स, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, बहुत सारे सेल इकट्ठे हुए, तो इकट्ठे होके क्या वो एक साथ काम करेंगे या नहीं काम करेंगे, यानी वो क्या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है। हम देखेंगे एनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर एंड द सेल्स विद इन देयर बॉडीज आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज टू फॉर्म स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म फंक्शन। वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में आके प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक काम करेंगे, हाँ या फिर ना। अगर वो मल्टी सेल्युलर अरेंजमेंट में, मल्टी सेल्युलर खूब सारे सेल हैं और साथ में आए लेकिन सब ने मिलके एक टाइप का काम नहीं किया, हर इंडिविजुअल सेल, हर एक सेल इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, तो ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं सेल्युलर लेवल। क्या कहेंगे, सेल्युलर लेवल। एनिमल किंगडम बेटा सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि एनिमल्स मल्टीसेल्युलर हैं और ये इंडिविजुअल सेल शरीर में है तो करते हैं एग्जिस्ट, लेकिन क्या एक सेल दूसरे सेल के साथ मिलके जुल के काम करेगा? नहीं, हर सेल इंडिपेंडेंटली काम करेगा। कि एक सेल दूसरे को कहेगा भैया तुम भी काम करो, हम भी काम करते हैं, लेकिन हमारा काम और तुम्हारा काम साथ में नहीं होगा। यानी तुम अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे, हम अपनी जगह खुश, तुम अपनी जगह खुश, लेकिन क्या हम दोनों मिलके कोई एक काम करें? नहीं। यानी वो टिश्यू नहीं बना रहे। ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर हम इससे एक लेवल ऊपर जाते हैं तो क्या सेल्स आपस में कंबाइन करके एक सेम टाइप का फंक्शन कर सकते हैं? हाँ, ये वर्ड हमने पढ़ा था टिश्यू में। यानी अगर सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से एक लेवल ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी में जाए तो आपके पास कौन सा आता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलता है सिलेंटेरेटा टिनोफोरा में।
टिश्यूज बेटा कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। तो नेक्स्ट बनता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गन कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मिला। ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल बोलो, आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स बोलिए बेटा, स्टमक पढ़ लिया आप लोगों ने, स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स तो हैं किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ऑर्गन सिस्टम, कहानी समझ आ रही है। तो ऑर्गेनिज्म जो ये एनिमल्स थे ना बच्चे, एनिमल्स तो मतलब एक लेस कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें मिलते आए। हमें स्पॉन्जेस सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा हमें मिला टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता गया। टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी प्लान। अभी बॉडी प्लान क्या है यार? बॉडी प्लान ना, आप देखिए कि आप किसी एनिमल को लो, किसी भी एनिमल को और काट डालो बढ़िया से, या उस एनिमल के ना बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर, काटना भी छोड़ो, उस एनिमल के बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर को आप स्टडी करो। कहानी पढ़ते हैं ना कि ह्यूमन की, सबसे पहली कहानी सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं ह्यूमन से। बेटा ह्यूमन सिस्टम में क्या आपको डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है? हाँ, मैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम को ना सीधा पकड़ के एक ट्यूब सी बना देता हूँ। क्या बना? बिल्कुल, कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर इस तरीके से आपको एक बॉडी वॉल दिखाई देती है, जो नॉर्मल बॉडी वॉल होती है। बिल्कुल, क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं शो? कर तो सकते हैं। ये देखो इस तरीके से कि अपने को एक ह्यूमन बॉडी कुछ ऐसी दिखाई दी, ये बाहर वाली क्या होगी, बॉडी वॉल, और बीच वाला क्या हुआ, गट पूरा का पूरा। तो बेटा यहाँ देखो, अगर बॉडी को सबसे सिंपलेस्ट वे में समझा जाए कि बॉडी किस प्लानिंग के अकॉर्डिंग बना है, कि अगर बॉडी ने, अगर इवोल्यूशन में, अगर जैसे जैसे कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ तो उसकी बॉडी ने कौन से टाइप का प्लान चूज किया। हमारे पास 3 टाइप के प्लान होते हैं, ह्यूमंस, या फिर अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो वो ये वाला प्लान उठाते हैं। प्लान कैसे है? देखिए, लगता है ना कि एक ट्यूब है, बीच वाली बेटा एक ये ट्यूब है, और ये बीच वाली ट्यूब, इसको साफ साफ बना देते हैं, बीच वाली ये वाली ट्यूब है और ये बाहर वाली दूसरी ट्यूब के अंदर है। ऐसे बॉडी प्लान को कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब। क्या कहते हैं? ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। सिंपल समझ आ रहा है? कहानी क्लियर? तो हमने बॉडी प्लान में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में देखा ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। बेटा यहाँ पे ना कुछ मार्किंग करते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्या आपको माउथ मिला? बिल्कुल। क्या यहाँ पे इस तरीके से एनस मिलती है? यस। यानी ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर आपके पास 2 ओपनिंग्स हैं बॉडी में। कितनी? 2, एक माउथ और दूसरा एनस। ये तो समझा हमने ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। देखिए यहाँ पे इट सेज द बॉडी अपीयर्स लाइक वन ट्यूब विद इन अनदर। आउटर ट्यूब बॉडी वॉल है, देख लिया। इनर ट्यूब क्या है? गट है। क्लियर? कहाँ से कहाँ मिलते हैं? स्केलमिंथिस से कॉर्डेटा। मैंने आपको कहा था आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा, ऊपर से स्पॉन्जेस से कॉर्डेटा तक पूरी की पूरी लिस्ट। अगर आपको याद है इट्स गुड, अगर नहीं याद है वीडियो अभी पॉज करो, लिस्ट याद करो, लिखो 3 से 4 बार और फिर वीडियो को कंटिन्यू करो। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हम ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान से एक लेसर कॉम्प्लेक्स, कम कॉम्प्लेक्स अगर बॉडी प्लान देखते हैं, उसका नाम होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। बेटा ब्लाइंड सैक, सैक का मतलब क्या होता है? एक बोरा, बोरा देखते हैं ना, एक मतलब बोरी, जैसे एक सैक कहते हैं। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ये कहता है द बॉडी शोज ओनली वन ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, द सेम ओपनिंग वर्क्स एज माउथ एंड एनस। कहने का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पर एक बॉडी वॉल बनाएं इस तरीके से कंप्लीट, आप यहाँ पे देखो इस तरीके से एक बॉडी वॉल है, और बॉडी वॉल के अंदर मैं इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से बनाऊं तो बेटा ये इस तरीके से बॉडी वॉल है, और इस बॉडी वॉल के अंदर इस तरीके से आपके पास ये आपको चीज दिखाई दे रही है, ये यानी ये वाली पोर्शन क्या शो कर रहा है? गट। और ये वाला पोर्शन आपके पास क्या कर रहा है? बॉडी वॉल। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितनी ओपनिंग्स है? यहाँ पे बेटा सिर्फ 1 ओपनिंग है, और ये ओपनिंग माउथ और एनस प्लस एनस दोनों की तरह एक्ट करती है। तो ऐसे बॉडी प्लान को हम क्या टर्म करते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एग्जैक्टली इट अपीयर्स लाइक अ सैक, एक बोरे की तरह अपीयर होता है। बॉडी में एक ही ओपनिंग है विच एक्ट्स बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस। लास्ट वाला क्या प्लान है? ये कहता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान।
इट इज जस्ट एन एग्रीगेशन ऑफ सेल्स विद नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। यानी सेल्स का एक एग्रीगेशन है, एक गुच्छा है। हम क्या काम करते हैं बेटा, सेल लेते हैं और सेल को इस तरीके से एग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं। तो आपके पास इस तरीके से एक फ्लैट सा सरफेस बन जाएगा। चलो मैं इसका एक रफ सा फिगर बना देता हूँ, क्या ऐसा सा बिल्कुल बन सकता है। मल्टी सेल्यूलर अरेंजमेंट है, लेकिन इस अरेंजमेंट ने अभी एक शेप टाइप से ले लिया, एक टाइप ऑफ शेप ले लिया। लेकिन बेटा समझो इस बात को, ये क्या है, समझ लो एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। अब ये फ्लैट स्ट्रक्चर एक शेप लेता है। आप लोग क्या काम करें, टेक अ पेज, इस तरीके से पेज लो। अब पेज को इस तरीके से इकट्ठा कर दो, सीधा पेज लो आप लोग, एक सीधा पेज। लेट्स लुक फॉर अ पेज। एक सीधा पेज लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से एक हैंकी लेता हूँ। इस तरीके से आप एक स्ट्रेट पेज लो और पेज को स्ट्रेट लेने के बाद क्या काम करो, इस पेज को इस तरीके से इकट्ठा करो। अगर बेटा आप इकट्ठा करेंगे ना इस पेज को अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो वो एक कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कैसे दिखाई देगा, आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ दिस स्पॉन्जेस। और बेटा ये स्ट्रक्चर किस बॉडी प्लान में आता है, नाम पूछ रहा हूँ मैं, किस बॉडी प्लान के अंदर आता है? बेटा ये स्ट्रक्चर आता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। आप एक डिफरेंस को ऑब्जर्व कीजिएगा। यहां पर आपने जब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बनाया तो एक तो बनाया गट, एक अलग से कैविटी है और एक बॉडी वॉल, ठीक है। बट जब स्पॉन्जेस में इस स्ट्रक्चर को देखा तो बेटा बॉडी वॉल ने अपने आप को इस तरीके से एनक्लोज किया कि बॉडी वॉल के अंदर एक कैविटी मिल गई। क्या गट था? नहीं, गट नहीं है। बॉडी वॉल ने बस एक अपने इकट्ठे होने की वजह से उसके बीच में कैविटी। मेरे हाथों को देखो, इस तरीके से पूरा प्लेट थी, अब इसने इस तरीके से इकट्ठे हुआ, तो इनके बीच में जो कैविटी है इट इज नॉट मेड बाय द गट, बट बॉडी वॉल की इसी ऐसी अरेंजमेंट की वजह से अंदर एक कैविटी मिल गई। अब इस कैविटी को आप गट नहीं टर्म कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात? इट इज नॉट कॉल्ड एज गट। ऐसे प्लान को हम टर्म करते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। तो बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ बॉडी प्लान हमें प्रिडोमिनेंटली देखने को मिलते हैं। पहला सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, दूसरा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और तीसरा क्या, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। क्लियर? बहुत सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में देखेंगे बच्चे, यहाँ से ना एक मैं आपको ये कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में +1 में नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट ना थोड़ा +2 का कंसेप्ट है। अभी समझ गए ना तो भाई साहब आपको कभी टेंशन नहीं होने वाली कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये कितना ईजी है, आपको मतलब एकदम समझ आएगा। ये कहता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या हुआ, स्पर्म लीजिए और एक ओवम, और दोनों की फर्टिलाइजेशन हो गई। तो बचपन से पढ़ते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। यस, अब जो जाइगोट है ये तो करेगा डिवाइड। जब बेटा करता है जाइगोट डिवाइड तो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो ना। तो हम इसका डिवीजन प्रोसेस देखते हैं। बेटा जाइगोट ने डिवीजन यानी क्लीवेज, क्लीवेज वर्ड याद रखिएगा, किस चीज़ के लिए वर्ड यूज करते हैं, डिवीजन के लिए। तो जाइगोट ने क्लीवेज यानी डिवीजन करी, 2 सेल का स्ट्रक्चर बनाया, फिर यहाँ पे 4 सेल का स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से बनते गए। अब यहाँ पे देखिए ये सेल्स ना, यहाँ पे जो रेड वाले सेल्स है बेटा इनको मैंने यहाँ पे ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ये नाम आपको याद नहीं करना है, सिर्फ इस बात पे ना जरा फोकस करना है कि ये स्ट्रक्चर्स क्या कर रहे हैं। इस तरीके से जब इस पूरे एम्ब्रियो में सेल्स ने अपने आप को इस तरीके से अरेंज किया, अब ये जो सेल्स हैं हाइपोब्लास्ट के सेल्स ने तो यहाँ पे नीचे कैविटी बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपको एपीब्लास्ट के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते गए बेटा, ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता गया। अब ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का होता गया कॉम्प्लेक्स। तो आपके सामने जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, याद नहीं करना है, सिर्फ समझो। इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ 3-4 चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जैसे वर्ड देखो एमनियन, जैसे यहाँ पे देखो योक सैक, जैसे आप देखो कोरियन, ये अलग अलग आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर में ये किसका स्ट्रक्चर था बेटा, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो में जो बेटा ये वाला एपीब्लास्ट वाला लेयर था ना जो आप यहाँ पे देख रहे हो, अब इस एपीब्लास्ट लेयर ने, सिंगल लेयर था, अब ये लेयर बेटा डेवलप होना शुरू हुआ। क्या होना शुरू हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ। और एपीब्लास्ट लेयर को बेटा डेवलप होते हुए आप यहाँ पे देखिए, इसने एक अकेले लेयर ने 3 लेयर्स बना ली ना। यस, अब हम इस बात को समझते हैं। जब एम्ब्रियो करता है ग्रो तो एपीब्लास्ट लेयर आगे डेवलप होता है और वो 3 लेयर्स बनाता है। कितनी? 3 लेयर। इजी, कितनी लेयर बनाता है, 3 लेयर। बेटा इन तीनों लेयर को नाम देते हैं जर्मिनल लेयर्स। क्या नाम देते हैं, जर्मिनल लेयर। यहाँ पे अगर मैं आपके लिए लिख दूं, क्या कहते हैं, जर्मिनल लेयर्स। तो आपके पास यहाँ पे 3 लेयर्स दिख रही। हमें एनसीईआरटी कहती है
कुछ ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे 3 नहीं सिर्फ 2 लेयर बनती है, कुछ ऑर्गेनिज्म में बनती है 3 लेयर। कहानी क्लियर हुई? यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन का अरेंजमेंट है, इसलिए आपको 3 लेयर दिखाई दी है। अगर हम अरेंजमेंट स्पॉन्जेस की जगह नाइडेरिया का यानी सिलेंटेरेटा का अगर हम पढ़ रहे होते तो वहाँ पे 2 लेयर्स दिखाई देते। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यानी एम्ब्रियो के अंदर यहाँ पे या तो आपके पास बनेगी 2 लेयर्स, और अगर ह्यूमन जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो तो कितनी लेयर्स देखने को मिलती हैं? 3। क्लियर बेटा? ये 3 लेयर्स को हम देखिए, ये कहता है द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो आर अरेंज्ड इन लेयर्स कॉल्ड एज जर्मिनल और जर्म लेयर्स। ये जर्म लेयर्स आपके पास अगर 3 हैं तो सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। क्लियर हुआ? अब ये जो लेयर्स है ना, ये बनी इस तरीके से फ्लैट, और इन्होंने अपने आप को ऐसे एक राउंड फॉर्म में लगाना शुरू कर दिया। बेटा आप हिसाब लगाओ, लेयर्स इस तरीके से थी, मेरे हाथों को देखो, अब इन्होंने अपने आप को राउंड फॉर्म में लगाना शुरू किया, तो क्या आपको एक फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर दिखा? देखो साइड में से देखेंगे, मैं दोनों तरफ से काट दूं तो ऐसे दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं ऐसे रखूं तो क्या आपको फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं? चारों तरफ से कर दूं तो एक राउंड सा गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बेटा ये गोल गोल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे, ये कहता है द जर्म लेयर्स अरेंज देमसेल्फ लाइक अ स्फीयर, और आपको ये बीच में आपको 3 ग्रीन, ब्लैक और रेड का ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। यस बेटा, ये स्ट्रक्चर जब इस तरीके से इकट्ठा होगा तो इसके बीच में एक हॉलो स्पेस आएगा ना। बेटा हॉलो स्पेस को क्या टर्म करते हैं? आर्केंटेरॉन। क्या टर्म करते हैं? आर्केंटेरॉन। ओके, इस हॉलो स्पेस की जो ओपनिंग, जो पोर होगा, इस ओपनिंग को हम क्या टर्म करते हैं? ब्लास्टोपोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे 2-3 वर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं। पहला वर्ड था बेटा आर्केंटेरॉन, ये हॉलो स्पेस, और ये हॉलो स्पेस की जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या टर्म करते हैं? ब्लास्टोपोर। क्या टर्म किया? ब्लास्टोपोर। अब देखिए एनसीईआरटी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ ऐसे वाले डायग्राम से देखते हैं। एनसीईआरटी ने बेटा इन डायस्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स को ना बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखा दिया है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर आपके पास जर्म लेयर्स, ये जर्मिनल लेयर्स हैं 2, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डाई मतलब बाई मतलब 2, डाई वर्ड है ना 2 के लिए, डी फॉर 2, डी फॉर डाई, याद कर लो। तो डाई डिप्लोब्लास्टिक। कितनी लेयर्स दिखाई दी? आपको दिखाई दिया एक एंडोडर्म और दूसरा दिखाई दिया एक्टोडर्म, और है तो बेटा 2 लेयर्स, और इन दोनों लेयर के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेल्यूलर लेयर मिलती है। इस लेयर को हम क्या टर्म करते हैं? मीजोग्लिया। क्या टर्म करते हैं? मीजोग्लिया। अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेल्यूलर लेयर कॉल्ड एज मीजोग्लिया। बट अगर अरेंजमेंट है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो आपके पास यहाँ पे एक्टोडर्म बाहर, सबसे अंदर एंडोडर्म, और बीच में इनके क्या मिली? मेसोडर्म। यहाँ पे हम देख सकते हैं इधर सबसे अंदर मिली एंडोडर्म, बीच में ब्लैक वाली मिली मेसोडर्म, और बाहर रेड वाला मिला अपने को एक्टोडर्म। मार्क कर ले। यहाँ पे देखिए सबसे अंदर मिला एंडो, ये ब्लैक वाला जो है हमें दिखाई दे, थोड़ा सा इसको लाइट कलर से शो कर देते हैं। ये ब्लैक वाला अपने को क्या दिखाई दिया? बीच वाला मेसोडर्म, और सबसे बाहर वाला क्या दिखाई दिया? एक्टोडर्म। बेटा ये कौन सी अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट ट्रिप्लोब्लास्टिक। किसमें मिलती है? कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लेटीहेल्मिन्थेस, और प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट, जितने भी कॉर्डेट तक जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सबके सब कैसे हुए? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि जब ये जो 3 लेयर्स हैं बेटा, ये अपने आप को स्फेयर के फॉर्म में अरेंज करती है। स्फेयर के अंदर की हॉलो कैविटी क्या कहलाती है? आर्केंटेरॉन। क्या कहलाती है? आर्केंटेरॉन। एंड बेटा आर्केंटेरॉन को साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है एम्ब्रियोनिक गट। क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोनिक गट। यानी जब ये चीज एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगी, तब यही आर्केंटेरॉन जाके एक गट को फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? गट को बनाएगा। गट तो समझते हैं, एलिमेंट्री के नाम, उसको क्या करेगा? बनाएगा। जब बेटा हम लोग ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान देखते हैं ना, तो हमें स्ट्रक्चर तो कुछ ये वाला दिखाई देता है जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान में माउथ भी है, और ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान में एनस भी है। तो सिर्फ साइंटिस्ट ने ऐसे ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट को देखा और जाना कि अगर ऑर्गेनिज्म है, क्या अगर ऑर्गेनिज्म है ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान का और ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एनस भी होगा और क्या होगा? माउथ भी होगा। ठीक है, तो बेटा एनस एंड माउथ के बीच का जो पूरा का पूरा स्पेस था वो तो आर्केंटेरॉन ने बना दिया, लेकिन ये माउथ कहाँ से आ रहा है? क्या ये माउथ इस ब्लास्टोपोर से आ रहा है?
ये क्वेश्चन है, समझो मेरी बात। कहते हैं इन ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान द ब्लास्टोपोर जो था, क्या था ब्लास्टोपोर, देखना ना आपको यहाँ पे, द ब्लास्टोपोर कैन फॉर्म द माउथ और एनस। तो अगर ऑर्गेनिज्म हुआ प्रोटोस्टोमिक ऑर्गेन, देखिए ये ब्लास्टोपोर या तो माउथ बनाएगा या एनस बनाएगा। सो अगर ऑर्गेनिज्म को मैं कहूंगा प्रोटोस्टोमिक तो इसका मतलब क्या होगा, एनिमल वेयर द माउथ इज मेड फ्रॉम ब्लास्टोपोर, यानी अगर ब्लास्टोपोर डेवलप होके बनाता है माउथ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या टर्म करते हैं हम लोग, प्रोटोस्टोमिक। क्या टर्म करेंगे, प्रोटोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक का मतलब क्या कि ब्लास्टोपोर डेवलप किस चीज के अंदर हो रहा है, माउथ के अंदर। और ब्लास्टोपोर के बेटा ये वाला एंड देख रहे हो, तो ये पीछे वाला जो एंड होगा यहां पर ये वाला एंड डेवलप किस चीज के अंदर होगा, एनस। तो प्रोटोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि जो ये है ब्लास्टोपोर ये डेवलप होके बना रहा है माउथ और अपोजिट एंड बना रहा है क्या, एनस। बट अगर ऑर्गेनिज्म है ड्यूटेरोस्टोमिक तो ड्यूटेरोस्टोमिक वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर एनिमल्स वेयर एनस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्लास्टोपोर और जो दूसरा वाला एंड होगा वो क्या बनाएगा, माउथ। कहानी यहां तक तो समझ आई। तो बेटा अब हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करना है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है बॉडी कैविटी और सिलोम। तो यहां पर एनसीईआरटी सिलोम के लिए क्या कहती है हम यहां से देखते हैं। देखो एनसीईआरटी कहती है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी, कैविटी मतलब बॉडी के अंदर एक खोखला स्पेस, एक हॉलो स्पेस, presence or absence of a hollow space between the body wall and the gut wall is very important in classification। यानी क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म की बॉडी वॉल और गट वॉल इन दोनों के बीच के स्पेस या तो प्रेजेंट होगा या तो नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, यानी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो जगह है, जो बीच में ये एरिया है, दैट कैन बी फिल्ड विद अ टिश्यू और यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, या फिर ये एरिया खाली हो सकता है और यहाँ पे स्पेस की प्रेजेंस हो सकती है। इस पैरामीटर को लेके हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। द बॉडी cavity which is lined by mesoderm is called as coelom। पहला पॉइंट बेटा, बॉडी कैविटी क्या है, अगर हम ना यहां से देखें कि बॉडी एग्जैक्टली कैविटी है क्या, तो लेट्स सी, आई से अ वर्ड बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी क्या होगी कि इधर है हमारे पास बॉडी वॉल ये, और इधर है हमारे पास इस तरीके से यहां पर ये हम इस तरीके से पूरा बॉडी वॉल डिफाइन करते हैं, और इधर से हम यहां से कहते हैं कि यहां पर है, इधर ये है गट। तो बेटा ये बॉडी वॉल और गट के बीच का जो स्पेस है ये क्या हुआ, स्पेस हुआ बॉडी कैविटी। इतना कहानी क्लियर हुआ। अब अगर मैं इस बॉडी कैविटी को नेम देता हूं क्या, इफ आई गिव दिस बॉडी कैविटी नेम एज सिलोम, तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू व्हाट जस्ट हमने एनसीईआरटी से पढ़ा। एनसीईआरटी कहता है कि सिलोम एक ऐसी बॉडी कैविटी है, सिलोम इज अ टाइप ऑफ बॉडी कैविटी जिसके दोनों तरफ किसकी प्रेजेंस होगी, मेसोडर्म की। किसकी प्रेजेंस होगी, मेसोडर्म की। कैसे देखते हैं, अगर मैं कहूं कि यहां पर आपके पास इधर बॉडी वॉल के इस तरफ कौन सी लेयर है, ये है मेसोडर्म, गट वॉल के बाहर कौन सी लेयर है बेटा, ये वाली ग्रीन सी लेयर है मेसोडर्म। तो देखिए ना ये वाला जो स्पेस है, स्पेस के बाहर यानी एक तरफ और स्पेस के एक और तरफ, दोनों तरफ स्पेस के आपके पास कौन सी चीज है, मेसोडर्म। तो ऐसी बॉडी कैविटी जिसके दोनों तरफ आपको यानी जिसके अराउंड अ कैविटी, जिसके अराउंड आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से ग्रीन कलर का बना हुआ मेसोडर्म मिलेगा, क्या हम इसको टर्म करेंगे, सिलोम। हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड, लाइंड मानी सराउंडेड, लाइंड का मतलब सराउंडेड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड एज सिलोम। ओके, एनिमल्स possessing coelom are called as coelomate। जिसके पास सीलोम होगा तो उसको हम सीलोमेट कहेंगे। एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे के सारे सीलोमेट्स हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, बॉडी कैविटी है, द बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। मेरी बात समझ रहे हो, यानी बॉडी कैविटी है लेकिन बॉडी कैविटी के ना आसपास लाइनिंग मेसोडर्म की नहीं है। ये कहता है इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म,
Instead, mesoderm is present as scattered pouches between the ectoderm and the endoderm. बेटा यहाँ पे आप डायग्राम में ऑब्जर्व कीजिए कि इधर है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, और यहाँ पे देखिए ये वाला स्पेस कौन सा है जिसको मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ, ये सारी की सारी बॉडी कैविटी है. क्या इस बॉडी कैविटी में यहाँ और यहाँ आपको मेसोडर्म मिला? नहीं, यहाँ पे देयर इज नो मेसोडर्म, बल्कि मेसोडर्म इस तरीके से यहाँ पे पाउचेस की तरह फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, बट बॉडी कैविटी में तो मेसोडर्म नहीं है. तो ये बॉडी कैविटी तो हुई, लेकिन क्या ये असली सीलोम हुआ? नहीं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये अरेंजमेंट मिलती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? सूडोसिलोमेट. सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सूडोसिलोम, or the animals which possess the pseudocoelom are called as pseudocoelomates. Example क्या हुआ? Escalmenthes. Okay. The animals in which the body cavity is absent. Cavity ही नहीं है, बॉडी के अंदर कोई स्पेस ही नहीं है. तो अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या टर्म करते हैं? एसिलोमेट. ए का मतलब एब्सेंट. बेटा एक चीज ना मैं तुम्हें बता दूं, ध्यान से मेरी बात समझना. एसिलोमेट. बेटा जब भी ये वर्ड आता है ना ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंस. समझ पा रहे हो मेरी बात? जैसे मैं तुम्हें कहूंगा सिमेट्री. अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इसको यहां पे लिख देते हैं, इफ आई गिव यू द वर्ड सिमेट्री. अब सिमेट्री का एब्सेंस क्या होगा? एसिमेट्री. बात सही है? तो यानी जब भी किसी वर्ड के आगे लगता है ना ए, तो इसका मतलब होता है किसी चीज की एब्सेंस. तो जब सीलोम की एब्सेंस है तो हम क्या कहेंगे इसको? एसिलोमेट. वेरी नाइस. आगे बढ़े. हम यहाँ पे नोट्स में बेटा इसको इजीली ऑब्जर्व करते हैं. बॉडी कैविटी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल ऑर्गेनिज्म को हमने एसिलोमेट, जिसमें सीलोम एब्सेंस होगा. सूडोसिलोमेट यानी बॉडी कैविटी है नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, एंड यूसिलोमेट जिसमें असली में सीलोम होता है. कहानी क्लियर हुई? एसिलोमेट ना बेटा यहाँ पे आप ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट में अब बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब देखें. अब आपको दिख रहा है यहाँ पे बाहर ये तो बॉडी वॉल है, इधर अपने पास गट वॉल है, और बीच में देखो मैंने सारा का सारा स्पेस ना किसी टिश्यू से भर दिया. क्या आपको यहाँ पे कोई स्पेस दिखाई दे रहा है? नहीं, खाली जगह नहीं है, सब कुछ टिश्यू से भर दिया गया. जैसे यहाँ देखो ना, गट है, फिर आपके पास एंडोडर्म है, मेसोडर्म है, एक्टोडर्म है. क्या इनके बीच में कोई स्पेस है? नहीं. तो ये चीज एसिलोमेट अरेंजमेंट कहलाएगी. क्या कहलाएगी? एसिलोमेट अरेंजमेंट. अब देखो, क्या पॉरीफेरा एसिलोमेट्स होते हैं? यस. सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस सब एसिलोमेट है. पॉरीफेरा सेल एग्रीगेट सिलोमेट एसिलोमेट है. सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा ब्लाइंड सेक एसिलोमेट है. और देखो यहाँ पे जितना भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है सारा का सारा एसिलोमेट होता है. और ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन सा एसिलोमेट होता है? प्लैटीहेलमिंथस. बेटा मैं आपको ना एक बात बताऊंगा, अपने एनसीईआरटी के ना लास्ट पेज को खोलना आप. जैसे आप एनसीईआरटी के लास्ट पेज को खोलेंगे ना, तो आपको ना कुछ इस तरीके से ये वाला पूरा का पूरा दिखाई देगा. आई विल जस्ट शो यू. ये वाला आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा. अगर इस ना डायग्राम में देखिए तो आपको पता लगेगा. जैसे पॉरीफेरा की बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमेट्री क्या है, सीलोम है कि नहीं है, सेगमेंटेशन, ये पूरी की पूरी चीजें ना पूरा बताएगा. अगर बेटा ये वाला पोर्शन आपको हो गया याद रटना की जरूरत नहीं है, आपको ना पैटर्न समझ आता रहेगा. लेवल ऑफ, जब मैं ना चैप्टर को कंप्लीट करूंगा ना, तब ये वाला ना आपको टेबल सिखाऊंगा. मैं क्या चाहता हूँ, जिस दिन तक ये वाला चैप्टर चल रहा है ना बेटा आपकी स्टडीज में, आप हर रोज ये वाला टेबल पढ़ेंगे. कहानी क्लियर हो रही है? आप हर रोज ये वाला टेबल पढ़ेंगे ना, तो आपको रियलाइजेशन होगी. मैं आपको ना याद करवा दूंगा कि किस तरीके से इस टेबल में हम आगे बढ़ते जाएंगे. अगर समझोगे, आई प्रॉमिस यू, आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट टेबल. अगर टेबल समझ गए तो रटने की जरूरत नहीं है, और अगर समझ आ गया ना तो यहाँ पे सब कुछ आराम से बैठता है. याद रखना, एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में तो आने ही आने हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं. बहुत फन चैप्टर है. अगर इस चैप्टर को आपने बेसिक्स को स्टडी कर लिया और अंडरस्टैंड कर लिया तो हमें चीजें याद करनी आसान हो जाती. एसिलोमेट तो समझ आया बेटा. अब हम देखते हैं सीलोमेट. सोडो को भी जरा साइड में रख रहे हैं, अभी पढ़ेंगे सीलोमेट. मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे रेड से ना बेटा क्या बना दिया? रेड से एक्टोडर्म बनाया, ग्रीन से मैंने एंडोडर्म बना दिया, और ब्लैक से ना मैंने यहाँ पे ना मेसोडर्म बना दिया. अब देखो, ये अपने पास ब्लैक से ये वाला मेसोडर्म, ये बाहर वाला ब्लैक से मेसोडर्म, और दोनों मेसोडर्म के बीच में आपको स्पेस मिल रहा है. यस. और इस कैविटी को अब हम क्या टर्म करेंगे? सीलोम. असली वाला सीलोम क्या टर्म करेंगे? सीलोम. ये कहता है प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट.
यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है, बट दिस स्पेस इज बाउंड एक्सटर्नली एंड इंटरनली बाय मेसोडर्म। चाहे बाहर वाली तरफ से देखो मेसोडर्म है, अंदर वाली तरफ देखो इस केस के अंदर स्पेस के अंदर क्या है, मेसोडर्म है। तो अगर सीलोम है ऑर्गेनिज्म में, तो उस ऑर्गेनिज्म में उस सीलोम के अंदर वाली तरफ और बाहर वाली तरफ दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा, एक मेसोडर्म की लाइनिंग मिलेगी। बेटा ये वाला डायग्राम ना बहुत अच्छे से ना एक ह्यूमन बॉडी को समझाता है। आप एक इंसान को लो, काट दो ऊपर से, मतलब इस तरीके से पूरा का पूरा धड़ काट दो। अब इंसान को आपको ये दिखाई देगा जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको ये बाहर से पूरी बॉडी वॉल दिखाई देगी। अब बॉडी वॉल के अंदर देखो बेटा, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का मेसोडर्म का लेयर दिखाई देगा, दिखा रहे हैं ना ग्रीन कलर से मेसोडर्म लेयर। अब सबसे सेंटर में तो आपको गट दिखाई देगा क्योंकि आपने बीच में से ऑर्गेनिज्म को काट दिया है, तो गट की पूरी लेयर दिखाई दी। अब यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो, बाहर वाली लाइन तो है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के बाहर अंदर जस्ट लगा हुआ है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की इनर लाइनिंग, क्या इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म, मेसोडर्म। एंड इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, आउटर लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल, क्या कह रहा हूं मैं बेटा, ये पूरी की पूरी ये क्या है, बॉडी वॉल। अब बॉडी वॉल जो है उसकी आउटर लाइनिंग है एक्टोडर्म की, उसकी इनर लाइनिंग है मेसोडर्म की, ठीक। अब बॉडी के सबसे सेंटर पे हमने डायग्राम से हमेशा देखा, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का क्या था, एंडोडर्म, और एंडोडर्म के बीच में यहाँ पर हमेशा क्या, किस चीज की प्रेजेंस होती है, ये होता है ना गट। तो आप इस वाले डायग्राम को बेटा पैरेलली अरेंज करके इस तरीके से देखो, इस वाले डायग्राम में आपको क्या यहाँ पर बीच में एकदम गट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। अब गट की जो ब्लैक वाली लाइनिंग आपको जो दिखाई दे रही है, गट की ब्लैक वाली लाइनिंग, ये वाली लाइनिंग का नाम क्या है, एंडोडर्म। तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से इधर से देखो, ये आपको ग्रीन कलर से यहाँ पे एंडोडर्म दिखाई दे रहा है, यस। अब क्या एंडोडर्म के जस्ट बाहर ये ब्लैक वाली लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये आपके पास यहाँ पे, इधर जो मैंने ब्लैक से बनाई, इधर मैंने ग्रीन से बना दी, क्या ये ग्रीन वाली लाइनिंग मेसोडर्म है, यस। तो बेटा एक बात ध्यान से देखना, बॉडी वॉल और पूरा का पूरा गट, तो बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस है, बिल्कुल, और स्पेस के एक्सटर्नल साइड यहाँ पे मेसोडर्म है और स्पेस के इंटरनल साइड यहाँ पे भी मेसोडर्म है, समझ आई। तो इस स्पेस को हमने क्या टर्म किया, सीलोम। और एक और बात तो मैं बता दूं, अगर आप किसी भी सीलोमेट ऑर्गेनिज्म को देखेंगे ना, तो बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो कहाँ पड़े हैं, वो इसी सीलोम के अंदर अरेंज्ड है। यानी अगर आपके पास कोई बॉडी ऑर्गन है तो वो किसके अंदर अरेंज्ड है, सीलोम के अंदर अरेंज्ड है। कहानी समझ आ रही है, तभी देखो ना लिवर सीलोम के अंदर अरेंज्ड है, और लिवर के आसपास भी जिस चीज की कवरिंग है वो भी कौन है, मेसोडर्म। किसकी कवरिंग है, मेसोडर्म। बेटा अभी तक आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्या आप लोग अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, यस। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आपने गट को काटा, राइट, गट को काटा तो गट की हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, हाँ। गट की हिस्टोलॉजी में सबसे बाहर लेयर का नाम क्या था, सिरोसा। क्या नाम था, सिरोसा। तो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, सिरोसा किसका बना हुआ है, सिरोसा बना है बेटा किस चीज का, मेसोडर्म का। देखो यहाँ पे तुमने गट को इस तरीके से काट दिया, गट को काटने के बाद सबसे बाहर वाली ग्रीन वाली लेयर दिखाई देगी गट में, तो बाहर वाली लेयर का नाम असलियत में डिटेल में पढ़ा था तो था सिरोसा, लेकिन वो बना किस चीज का है, किस चीज का बना है, मेसोडर्म। तुम्हें बात ना अच्छे से समझाता, हमने ना बेटा इसे थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया था कि यहाँ पे ना आपको ये 3 लेयर्स दिखाई दे रही हैं, ग्रीन ब्लैक रेड। बेटा ये तीनों लेयर्स क्या जर्मिनल लेयर्स हैं, यस। इनमें एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये सब तीनों चीजें होती हैं। बेटा ये लेयर्स करती क्या, ये वाली लेयर्स का ना बेटा काम क्या होता है कि ये लेयर्स डेवलप होती है और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना यही लेयर्स बनाती है। क्या कह रहा हूँ, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होंगे ना यही वाली लेयर्स बनाएंगे। तो अब ये मेसोडर्म से बॉडी के जितने पार्ट्स होंगे मेसोडर्म से डेवलप होंगे, मेसोडर्म के बाद जितना भी एंडोडर्म होगा, एक्टोडर्म होगा, इन तीनों डर्म से बॉडी के सारे पार्ट हो रहे हैं डेवलप। तो अब ये जो मेसोडर्म वाला एरिया है ये डेवलप होके गट की आउटर वॉल बनाता है, और गट की आउटर वॉल को हम क्या टर्म करते हैं, सिरोसा। कहानी क्लियर हुई, चलो अब वापस आते हैं और आके यहाँ पे देखते हैं। सिलोमेट तो समझ आया, अब हमें यहाँ पे कुछ और डिटेल्स देखनी है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है सिलोमेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वे सिलोम वाज मेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मैं आपको क्या कहता हूँ कि अब क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई और अभी अभी फोटो देखिए ना, वो 3 लेयर्स बन रही हैं। देखो यहाँ पर क्या आपको बनती हुई ये 3 लेयर्स दिखाई दे रही हैं, यस बेटा। लेकिन 3 लेयर्स के बीच में क्या यहाँ पे कोई सिलोम है, नहीं ना।
यहाँ पे तीनों लेयर्स आपस में जुड़ी हुई हैं, इनके लेयर्स के बीच में सीलोम नहीं है। तो अब जब ये बॉडी लेयर्स और ये एम्ब्रियो आगे कॉम्प्लेक्सिटी में होगा डेवलप, तो इनके बीच में क्या चीज बनेगा? सीलोम बनेगा। क्या बनेगा? सीलोम। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि बेटा इन तीनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस है, स्पेस का नाम क्या था? सीलोम। और ये सीलोम अब किस टाइप का है? अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं। मैं आपको कैसे कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर सीलोमेट्स जिनके पास सीलोम है उनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द तरीका, अकॉर्डिंग टू द वे सीलोम वाज मेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे अपने पास 1, 2 और इसके ऊपर ये 3 लेयर है। तो हमारे पास जो 3 लेयर है इसमें से बेटा समझ लो बीच वाली लेयर ना मेसोडर्म की, ये दोनों मेरे हाथ है, ये समझ लो मेसोडर्म बना रहा है। अब मेसोडर्म के बीच में इस तरीके से स्प्लिट आ जाता है ना, इस तरीके से आप ब्लेड लो, समझ लो इस तरीके से इसको काट दो तो ऐसा स्प्लिट आ गया। तो ये स्प्लिटिंग की वजह से, क्या ऐसी वाली स्प्लिटिंग की वजह से जो बनेगा सीलोम, ऐसी वाली स्प्लिटिंग की वजह से जो बनेगा सीलोम, उस सीलोम को हम क्या कहेंगे? शाइजो। क्या कहेंगे? शाइजो सीलोम। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, वर्ड जिंदगी में शाइजो कभी भी आया तो शाइजो का मतलब क्या होता है? कट। शाइजो का मतलब क्या होता है? कट। तो इफ आई गिव यू द वर्ड शाइजोसीलोम, तो शाइजोसीलोम एक ऐसा सीलोम हुआ जो कट की वजह से डेवलप हुआ। सीलोम मेड बाय स्प्लिटिंग और कटिंग ऑफ द मेसोडर्मल लेयर। ओके, मेसोडर्म अब सीलोम है तो ऐसा किसमें मिलेगा? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। किस में? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ये कहानी क्लियर हुई? अब तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो। मैं कहूंगा इस ट्रिक को ना आप लोग यहाँ पे इस तरीके से याद करो। पहले आम काटो। ठीक, काटना का मतलब स्प्लिट। आम को ना इंग्लिश में लिख लेते हैं बेटा, आम ऐसे लिख सकते हैं। पहले का मतलब प्रोटो बोल सकते हैं, प्रो मतलब पहले ना, याद रखना प्रो। अगर कभी वर्ड प्रो है ना, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर पहले, तो पहले के लिए मैं क्या वर्ड बोल सकता हूँ? प्रोटो। अब आपको ना 3 चीजें यहां से पता लगती है। अगर ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटोस्टोमिक, कौन है? प्रोटोस्टोमिक। वो कौन कौन से हैं? एनेलिडा, ए फॉर आर्थ्रोपोडा एंड एम फॉर मोलस्का। और काटो से स्प्लिट, और स्प्लिट का मतलब क्या था? शाइजो। तो इन तीनों, ये तीनों के तीनों प्रोटोस्टोमिक भी हैं और तीनों के तीनों कैसे हैं? शाइजोसीलोमेट। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? यही देख रहे हैं ना, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये तीनों शाइजोसीलोमेट हैं। और प्रोटोस्टोमिक में भी वापस जाके देखते हैं कि हमने प्रोटोस्टोमिक में क्या क्या पढ़ा। प्रोटोस्टोमिक में आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस से मोलस्का मिल रहा है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद एस्केल्मिन्थेस, जरा इनको साइड रखो। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का तीनों आ रहे थे ना यहाँ पर। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बोला बेटा, आपको पूरा का पूरा पैटर्न याद करना है। पूरा का पूरा पैटर्न याद करना है। कौन से? पॉरीफेरा से शुरू होकर कॉर्डेटा तक कैसे चला, एक बार याद करेंगे। पॉरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये याद है? याद नहीं तो इसको लिख के याद कर लो। मैं 50 बार कह चुका हूँ, ये अगर ये बात याद हो गई तो आपके एकदम वारे नहीं आ रहे, एकदम फास्ट हो जाओगे, एकदम नीट को खाट दोगे तुम लोग। अगर नहीं हुआ तो भैया फिर तुम्हें पता है कि टिकटॉक स्टार बनना है जिंदगी में, और कुछ काम नहीं करोगे तुम लोग, सिर्फ टिकटॉक वीडियोस बनाना और कुछ नहीं करोगे। इसलिए बोल रहा हूँ तसल्ली से पढ़ो, मेहनत करो, डॉक्टर बनो। टिकटॉक स्टार नहीं बनना, डॉक्टर बनना है। आगे बढ़े तो शाइजोसीलोम तो अपने को समझ आया। अब सीलोम दूसरे टाइप का होता है, क्या है? उसका नाम है एंटेरोसीलोम। क्या नाम है? एंटेरोसीलोम। अब ये कहता है कि सीलोम मेड बाय डेवलपमेंट ऑफ हॉलो आउटग्रोथ्स इन द मेसोडर्म। बेटा ये वाली बात ना समझने में थोड़ी मुश्किल है। अब कंडीशन क्या है कि मैं तुम्हें ना ये वाली चीज, तुम यहां पर वापस आओगे ना पहले के अंदर, तो आपको यहाँ पे मैं आपको इन रियलिटी बना के करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली प्रोसेस ऐसा कैसा है। अभी के लिए आप ये बात जानो कि एक शाइजोसीलोम था जो स्प्लिट से बना, एक दूसरा वाला सीलोम है एंटेरोसीलोम। ये ना एक बडिंग यानी आउटग्रोथ की तरह बनता है, मतलब ये एक आउटग्रोथ, एंडोडर्म की आउटग्रोथ इनटू मेसोडर्म होती है और वहां पे आपके पास छोटे छोटे बड्स आ जाते हैं। ये आपके पास एक प्रोसेस है। अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ, अभी के लिए बस इसको रट लो कि आउटग्रोथ की तरह काम कर रहा है। एकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक आपको जो मिलेगा, कौन सा मिलेगा? ये वाला एंटेरोसीलोम। ओके, एंटेरोसीलोम तो क्लियर है। आगे देखते हैं सूडोसीलोमेट्स। ये कहता है सूडोसीलोमेट, एनसीईआरटी बोल चुका है कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना,
ये कहता है बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, बॉडी कैविटी है लेकिन इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। ऑल्सो मेसोडर्म इज प्रेजेंट रैंडमली बिटवीन एक्टो एंड एंडो इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस। आप एक्टो ये मिल रहा है, एंडो ये मिल रहा है, इन दोनों के बीच में पाउचेस की तरह जो आपको ये वाला मिल रहा है, ये अपने पास कौन सा हो गया, मेसोडर्म हो गया। अब ये तो था सूडोसोलोमेट, कहानी क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग सिंपल, आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री। अब एनसीईआरटी से देख लेते हैं कि एनसीईआरटी भैया हमें ना सिमेट्री को लेके क्या समझाना चाहती है। घूम के चलो सिमेट्री पे आते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाली फोटो देखता हूँ बेटा, इस वाली फोटो को देखो। आपने यहाँ पे जिस चीज का स्ट्रक्चर बनाया ना, ये एक हाइड्रा है। क्या किया, हाइड्रा। अभी हाइड्रा को इस तरीके से लिया इन्होंने, इस तरीके से हाइड्रा को लिया और हाइड्रा को ना ऐसे नहीं काटा, ध्यान से मेरी बात देखो, मेरे हाथ को देखो, यहाँ पे हाइड्रा को ऐसे नहीं काटा है, ऊपर से ऐसे काटा है, समझ रहे हो, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिया है। फोटो में एग्जैक्टली ये दिखाई दे रहा है। कहते मैं ऊपर से चाहे ऐसे काटूं, चाहे मैं ऐसे काटूं, चाहे ऐसे काटूं, चाहे कैसे मर्जी काटूं, मैं किस मर्जी तरीके से कितने मर्जी टाइप्स में काट दूं, हाइड्रा इक्वल टाइप्स के हिस्सों में बट जाएगा। अगर मैंने हाइड्रा को पकड़ के ऐसे काटा तो यहाँ पे जो दो हिस्से होने वाले सेम टाइप के, ऐसे काटा, बिल्कुल किसी भी एंगल पे काटो, लॉन्गिट्यूडिनल तरीके से आप किसी मर्जी एंगल में जितना मर्जी तरीके से काट लो, किसी मर्जी प्लेन से काट लो, हाइड्रा कटने के बाद दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा। क्या बोला मैंने, अगर आप ऑर्गेनिज्म को लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में काटते हैं और आप चाहे जितने मर्जी, चाहे एनी नंबर ऑफ प्लेन्स इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ्स, ऐसी सिमेट्री को हम क्या टर्म करते हैं, रेडियल सिमेट्री। क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। हम अच्छे से समझते हैं। कहते हैं एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड, ये कहता है एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है बेटा, आप एनिमल को काटिए, आप जैसे ना ह्यूमन शरीर को पकड़ के इस तरीके से बीच में यहां से एकदम अपने आप को काट के रख दो, कि दोनों एरिया में बराबर आपको सेम टाइप के ऑर्गन्स मिल जाएंगे। मैं कहता हूं आप ना इस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी लो, ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से यहाँ पे इस तरह से काट दो और ऐसे काट दो, क्या ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा सेम है, नहीं ना। लेकिन अगर मैं रफली बात करता हूं बेटा, इस तरीके से मैंने कहा ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से एकदम बीच में से इस तरीके से यहाँ पे बनाया हमने इंसान एक, इस तरीके से, कितना बढ़िया हैंडसम, देखो कितना है, यहां से पकड़ के काट दिया, यहां से एकदम इस डायरेक्शन में काट दिया, तो आधी बॉडी इधर आएगी, आधी बॉडी, एक पैर इधर आया और बॉडी का दूसरा हाफ इधर आया, आधा सर इधर आ गया, तो ये ह्यूमन बॉडी कट गई। तो अब ह्यूमन बॉडी को दो हिस्सों में काटने के लिए हम इस एंगल में काट सकते हैं, कट जाएगा, बट अगर मैं इस एंगल में काटूं तो कटेगा नहीं ना। अच्छा, इस एंगल में काटूं कटेगा नहीं, इस एंगल में काटूं कटेगा नहीं। यानी अपॉन कटिंग कटे हुए हाफ्स क्या एक दूसरे जैसे हैं, अगर हाँ तो वो सिमेट्रिकल है, अगर वो नहीं है तो वो नॉन ए सिमेट्रिकल है। उनको कहेंगे, तो नॉन सिमेट्रिकल कहेंगे या फिर कहेंगे ए सिमेट्रिकल, समझे। यानी काटने के बाद ये दो हिस्से बन रहे हैं, ये दोनों हिस्से अगर सेम हो, एक दूसरे जैसे दिखे, तो क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। कहानी पहले समझ आई। अब अगर एक कटने के बाद एक दूसरे जैसे ना दिखे तो उसको क्या कहेंगे, ए सिमेट्रिकल। अब हमने देख लिया कि सिमेट्री तो है, अब सिमेट्री इस तरीके से आगे दो हिस्सों में बनती है बेटा। एक सिमेट्री बनती है जिसको हम टर्म करते हैं रेडियल, क्या टर्म करते हैं, रेडियल, और दूसरे को हम क्या टर्म करते हैं, बाइलेटरल। अब ये रेडियल क्या, बाइलेटरल क्या। अब इस बात को समझने के लिए ना हम लोग ये वाला डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी क्या करती है, क्रैब लेती है और कहती है कि क्रैब को इस तरीके से लो, आपने ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ काट दिया, क्या दो बराबर हिस्सों में कट रहा है, यस। लेकिन अगर ऐसे लिया, ऐसे दो बराबर हिस्सों में जा रहा है, नहीं ना। इसका मतलब अगर मैं ऑर्गेनिज्म को काट के दो हिस्सों में बांटूं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसी एक ही प्लेन के थ्रू हो सकता है, इस प्लेन के थ्रू नहीं हो सकता, इस प्लेन के थ्रू नहीं हो सकता, नॉट इस थ्रू दिस प्लेन। यानी ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू पार्ट्स। इसको सिमेट्री को क्या कहेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। समझ पाए मेरी बात, यानी बाइलेटरल सिमेट्री क्या हुआ बेटा, अगर ऑर्गेनिज्म को बांटना है दो हिस्सों में, सिर्फ एक ही प्लेन बांट पाएगा तो कहेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। और जो सबसे पहले देखा था, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में आप जितने मर्जी प्लेन ले लीजिए, यहाँ पे आप देखिए, एक प्लेन ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, इस तरीके से पूरा तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन ले लो, पांचवा प्लेन ले लो। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में भैया जितने मर्जी इनफाइनाइट प्लेन्स बना लो, ऑर्गेनिज्म इक्वल हिस्सों में बट जाएगा, कट जाएगा, इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी सिमेट्री जिसके लिए इनफाइनाइट प्लेन्स पॉसिबल हैं, ऐसी सिमेट्री को कहेंगे रेडियल सिमेट्री। कहानी क्लियर हुई। देखें यहाँ पे
ये कहते हैं एसिमेट्री, जब एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड, कहानी क्लियर होगी, इसको कहेंगे एसिमेट्री. Most sponges are asymmetrical, most, not all, most of them. Radial symmetry. When any plane passing through the center axis, बीच में से गुजर रहा है, कोई भी plane, any plane passing through the center axis divides the body into identical half. बेटा कोई भी जितने मर्जी नंबर ऑफ प्लेन ले लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए, ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हिस्सों में बटेंगे तो उसको कहेंगे रेडियल सिमेट्री. सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा एंड अकाइनोडर्मेटा. कहानी क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं. बाइलेटरल, when body can be divided, divide तो हो सकती है, into identical left and right planes, but only one लेफ्ट एंड राइट हाफ में बराबर कर दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन कर सकता है. ऐसी को हम टर्म करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री. क्या टर्म करते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री. प्लेटीहेलमिंथी से कॉर्डेट्स तक चल जाइए, यहाँ पे एकाइनोडर्म को निकाल देना जरा, बाकी बचे हुए प्लेटीहेलमिंथी से कॉर्डेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके सब बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं. ठीक. नेक्स्ट, सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन ये कहते हैं इट इज द डिफरेंशिएशन of body into distinct portion called as segments and each segment is called as metamer. समझो मेरी बात को. आप किसी ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, अर्थवॉर्म को ले, अर्थवॉर्म की बॉडी में क्या आपको बाहर से बटे हुए सेगमेंट्स दिखाई देते हैं? यस. यानी पूरा का पूरा शरीर अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ आपको दिखाई दे, तो ऐसी चीज को हम टर्म करते हैं, ऐसी चीज को हम क्या टर्म करते हैं? सेगमेंटेशन. इफ यू कैन सी द बॉडी डिवाइडेड इनटू इक्वल और आई शुड से डिफरेंट पोर्शंस, बॉडी को अलग अलग पोर्शंस में अगर आपने डिवाइड कर दिया, अगर आप ऐसा डिवाइड कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, तो आप क्या कहेंगे? उस ऑर्गेनिज्म में क्या है? सेगमेंटेशन. इट इज द डिफरेंशिएशन, डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट पोर्शन, अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करने की अगर हमारे पास कैपेबिलिटी हो, अलग अलग सेगमेंट्स में हम बॉडी को डाल सके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? सेगमेंटेशन. अब अगर मैंने इस तरीके से अर्थवॉर्म लिया, तो अर्थवॉर्म इस तरीके से, आपको यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अर्थवॉर्म बेटा इस तरीके से अपने को दिखाई देता है, इस तरीके से जो आपको दिख रहा है, ये अर्थवॉर्म का ना बेसिक स्ट्रक्चर है. तो आप अर्थवॉर्म को देखो, जो मैं बनाते जा रहा हूँ, ये आपके पास बनते हुए क्या दिखाई दे रहे हैं? ये अलग अलग सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं. तो अगर हमने अर्थवॉर्म की बॉडी को अलग अलग सेगमेंट्स में बांट सकते हैं ना, तो इस चीज प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन. क्लियर. अब जब ये इंडिविजुअल सेगमेंट की बात करते हैं, आप किसी इंडिविजुअल सेगमेंट को देखो, इस इंडिविजुअल सेगमेंट को हम क्या टर्म करते हैं? मेटामियर. क्या कहते हैं? मेटामियर. तो बेटा साइंटिस्ट ना सोचने लगे कि एक अर्थवॉर्म है, बाहर से तो देखने में दिखाई देता है कि बाहर से बॉडी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, क्या असलियत में अंदर से भी बटी हुई है कि नहीं? समझे मेरी बात? बाहर से देखने में तो बटी हुई है, बट अगर मैं अंदर जाके देखूं तो सच में बटी हुई है कि नहीं? तो इसी हिसाब से सेगमेंटेशन के और टाइप्स बने. ये कहता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन. इसका मतलब क्या है? बॉडीज एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट. चाहे आप बाहरी हिस्से से देखिए, बाहर से देखो, चाहे अंदर से देखो, बॉडी दोनों तरीके से, एक्सटर्नली एंड इंटरनली, दोनों सेगमेंट्स में, दोनों तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ओके, पूरी डेफिनेशन देखते हैं. बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स. एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स हर सेगमेंट में, हर मेटामियर में मिलेगा. जैसे समझ लीजिए इसके अंदर यहाँ पर आपको ये चीज मिली, ये वाला डॉट शेप ऑर्गन मिला, तो यहाँ पे भी यही डॉट शेप ऑर्गन मिलेगा, यहाँ पे भी डॉट शेप ऑर्गन मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा. यानी हर सेगमेंट में कुछ ऑर्गन्स, कुछ, नॉट ऑल, कुछ ऑर्गन्स हर सेगमेंट में मिलेंगे. तो ऐसी चीज को हम क्या टर्म करते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन. बेटा किसमें मिलता है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. किस में मिला? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. कहानी क्लियर? मैं आपको एक फोटो बनाता हूं. किसकी फोटो है? कार की ना? क्या कार के अंदर मैंने यहाँ पे इस तरीके से आपको बटे हुए सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, अगली सीट, पिछली सीट, ऐसे सीट्स दिखाई दे रहे हैं. तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन को याद करने के लिए आपको क्या बोलना है? कार नहीं, कार. C फॉर कॉर्डेटा, A फॉर एनेलिडा एंड AR फॉर आर्थ्रोपोडा. समझ आया? यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन को याद करने के लिए आपको फोटो दिमाग में क्या डालना है? कार. अच्छा, मैंने इससे पहले क्या बोला था? पहले आम काटो. पहले मतलब प्रोटोस्टोमिक, आम मतलब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का.
काटो मतलब शाइजो। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म शाइजोसिलोमेट है तो वो एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का है, और ये तीनों कैसे हैं? प्रोटोस्टोमिक है। कहानी क्लियर? बहुत बहुत बढ़िया। सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमने अभी तक देखा बेटा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन थी दो तरीके से, एक आपके पास सेगमेंटेशन थी दो तरीके से, एक असली वाली मेटामेरिक और दूसरी वाली सूडो नकली वाली। कैसे? सूडो मतलब क्या होता है ना बेटा, अगर वर्ड जीवन में सूडो आया, थोड़ी देर पहले सूडोसिलोमेट आया, सूडोपोडिया आया। सूडो का मतलब कोई भी चीज जो नकली होती, असली नहीं होती। तो सूडो मेटामेरिक में इसको कहते हैं इट इज नकली, यानी नॉट रियल। इट इज नॉट रियल सेगमेंटेशन एज इट इज नॉट ऑफ द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। जब ना बेटा अर्थफॉर्म पैदा हुआ ना, तो अर्थफॉर्म जब बन रहा था, एम्ब्रियो अर्थफॉर्म का डेवलप हो रहा था, तभी से अर्थफॉर्म में सेगमेंटेशन थी। तभी से अर्थफॉर्म में सेगमेंटेशन थी, जब अर्थफॉर्म एज ए एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था। दैट मीन्स जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, यानी शुरुआत से ही उसके अंदर सेगमेंटेशन थी। बट अगर आप सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखते हैं तो ये ऐसे जानवर हैं जिनमें हमें बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि सेगमेंटेशन इसके अंदर है, लेकिन रियलिटी में ये सेगमेंटेशन बचपन से नहीं आई है, ये बाद में आई है। मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि यहाँ पे तुम इस तरीके से डायग्राम देखो। ये डायग्राम हम एक ना टेप फॉर्म का बना रहे हैं। इस टेप फॉर्म का ना बेटा, अगर हम डायग्राम को देखेंगे ना, ये कुछ इस तरीके से जाता है। ये टेप फॉर्म करना डायग्राम इस तरीके से। अब आपको बाहर से इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, ये सेगमेंट्स हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, सारे के सारे आपको दिखाई तो दे रहे हैं बेटा, सेगमेंट्स हैं। बट ये असली सेगमेंट नहीं है। ये हुआ कैसे कि समझ लो ये इतना बड़ा हो गया। अब इस टेप फॉर्म को और बड़ा होना है ना, तो यहाँ पे वो क्या काम करेगा, अर्थवॉर्म ने ये वाला टेप फॉर्म क्या करेगा, यहाँ से ना बडिंग करेगा और एक और नया सेगमेंट बनाएगा। अगर यहां से इसने बडिंग करी और नया सेगमेंट बनाया तो जाने पता क्या होगा, ये इस तरीके से, ये थोड़े जितने ये वाले होंगे ये थोड़ा सा नीचे जाएंगे, और ये ब्लैक और जो रेड वाला है ना, कौन सा, इसको हम थोड़ा सा इरेज करके देखते हैं ध्यान से। ये जो ब्लैक वाला एरिया है, इसको मैं क्या करता हूँ, ये कहता हूँ ब्लैक और रेड वाला एरिया कैसे हुआ, ये इधर से रेड वाला एरिया इस तरीके से बड़ा हुआ और इसके नीचे ब्लैक वाला एरिया इस तरीके से बड़ा हुआ। यानी डायग्राम तो समझ आया, ग्रोथ हुई और तब जाके नया सेगमेंट आया। दैट मीन्स एम्ब्रियोनिक टाइम से ही सेगमेंट नहीं था, बाद में ग्रोथ के दौरान सेगमेंट हुआ। तो देखने में तो भैया सेगमेंटेशन लग रही है, तो नकली है ना, है तो सेगमेंटेशन नकली है, तो इसको क्या कहा, नॉट रियल, सूडो। और एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से तो ये नहीं आया। इंस्टेड द एनिमल बॉडी डिवाइड्स बाय बडिंग। जैसे बडिंग हम ईस्ट में भी देखते थे, वैसे तो यहाँ पर अभी देखा ना बडिंग किस तरीके से हुआ। तो एनिमल बॉडी डिवाइड्स बाय बडिंग टू प्रोड्यूस सेगमेंट्स। कहां पर मिलता है, टेप फॉर्म। टेप फॉर्म किसका पार्ट होता है बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ इसका। तो यहाँ पे सूडो सेगमेंट्स, यहाँ पे जो आपके पास ये सूडो सेगमेंट्स बने, असली सेगमेंट्स को हमने कहा था मेटामियर। तो यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थिस में जो सूडो सेगमेंट्स बनते हैं बच्चे, इन सूडो सेगमेंट्स को हम टर्म करते हैं प्रोग्लॉटिड्स। क्या टर्म करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो वर्ड प्रोग्लॉटिड्स। अभी तक तो बेटा हमने सारे के सारे जनरल फीचर्स को डिटेल में पढ़ लिया एंड मोस्ट प्रोबेबली याद भी कर लिया। अब सिंपल सा एनिमल किंगडम ना बेटा दो कहानी पूछता है आपसे। आपको जितने भी फाइलम है ना, उन फाइलम के जनरल फीचर्स के बारे में बताना है। पहला जनरल फीचर्स के बारे में बताना है, और दूसरा इनकी बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए बताना है। किसके लिए बताना है, फिजियोलॉजी के लिए। अब फिजियोलॉजी क्या होगी, अगर बेटा +1 की एनसीईआरटी खोलो ना, मैं आपको चलो यहीं से दिखाई देता हूँ। ये +1 की एनसीईआरटी है, हम इसको करते हैं, इसके स्टार्टिंग में चल जाके ना इसके कंटेंट्स में पहुंचते हैं। एनसीईआरटी के आप कंटेंट्स में जाओ, यूनिट 1 ये इस तरीके से बढ़ेगा, आप यहाँ पे पहुंचो यूनिट 5। यहाँ पे टॉपिक क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। दिख रहा है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन, क्या हम लोग जानवर हैं, क्या ह्यूमन जानवर हैं, हाँ। उसी तरीके से जितना भी एनिमल किंगडम में कॉर्डेट्स यानी हम लोग आते हैं बेटा, हम लोग भी एक एनिमल ही हैं। तो जब आप ह्यूमंस के लिए बॉडी में अंदर होने वाले प्रोसेसेस को पढ़ते हो, तो फिजियोलॉजी यानी बॉडी के जो एसेंशियल प्रोसेस है वो सब आए। तो बेटा प्रोसेस में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन होगा, सांस लेना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज होगा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन कैसे हो रही है, बॉडी में एक्सक्रीशन किस तरीके से हो रही है, बॉडी में लोकोमोशन और मूवमेंट किस तरीके से हो रही है, बॉडी का स्केलेटल सिस्टम क्या है, बॉडी में न्यूरल कंट्रोल क्या है, बॉडी के अंदर केमिकल कंट्रोल यानी हार्मोन्स क्या है। इसके अलावा +2 में आपके पास पढ़ेंगे, आपके पास बॉडी में रिप्रोडक्शन क्या हो रही है। यानी
अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो यानी बॉडी एक एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जो जितने भी जरूरी प्रोसेसेस होते हैं उसको हम किस में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में। सेम तरीके से जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना बेटा, एनिमल किंगडम में भी नॉट जस्ट कॉर्डेट्स बट पॉरीफेरा से शुरू करके एंड तक हम हर ऑर्गेनिज्म के पहले जनरल फीचर स्टडी करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, क्या क्या स्टडी करेंगे? अभी जो हमने देखा फिजियोलॉजी। आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको फिजियोलॉजी याद करने की जरूरत है? नहीं, सिंपल सी बात है, खाना खाया डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना एक्सक्रीट कर दिया डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बॉडी से यूरिनेट किया एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड ने पूरी बॉडी में खाने को फैलाया सर्कुलेटरी सिस्टम, सांस लिया ब्रीदिंग सिस्टम, बॉडी के अंदर मसल्स एंड बोन्स हैं स्केलेटल सिस्टम, बॉडी ने मूव किया मूवमेंट एंड लोकोमोशन कर दिया, बॉडी ने क्या नर्वस सिस्टम ब्रेन से पूरा काम किया, स्पाइनल कॉर्ड पूरी नर्व से काम किया न्यूरल सिस्टम, बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं हार्मोनल सिस्टम, ऑल्सो बॉडी ह्यूमन बॉडी रिप्रोडक्शन करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आते तो हमें ये है तो है बेसिक। अब ये वाले ऑर्गन सिस्टम्स हम पूरे एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। बेटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल आपको पढ़ना है, बहुत सिंपल है, अगर आप यहाँ पे फॉलो करेंगे ना आपको आसानी से समझ आएगा। ये ऑर्गन सिस्टम अलग अलग टाइप के तो आते हैं, इनमें थोड़ी सी डिटेल है, देखते हैं। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन हमें मालूम लगा दो तरीके से हो सकती है, सेल के अंदर इंट्रा सेल्यूलर, अगर किसी सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है इंट्रा सेल्यूलर, और अगर सेल से बाहर हो रही है ऐसी डाइजेशन को कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर। यानी एक सेल से बाहर डाइजेशन हो रही है तो क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ह्यूमन बॉडी में क्या होती है? ह्यूमन बॉडी में स्टमक है, स्टमक बहुत सारे सेल का बना हुआ है। अब देखो ह्यूमन बॉडी के स्टमक के अंदर जो सेल है वहां पर डाइजेशन हो रही है, या फिर ह्यूमन बॉडी में जो स्टमक नाम का जो पाउच है वो पाउच बहुत सारे सेल्स ने बनाया, लेकिन उन सेल से बाहर उस कैविटी जो पाउच ने, स्टमक नाम के पाउच ने जो कैविटी बनाई वहां डाइजेशन हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे आप स्टमक का इस तरीके से आप स्टमक का डायग्राम देखो, स्टमक इस तरीके से बनता है, एक जे शेप स्ट्रक्चर है, इसको इरेज करो अच्छे से, और स्टमक आपके पास इस तरीके से जे शेप स्ट्रक्चर है, राइट। तो बेटा स्टमक यहाँ पे भी सेल्स हैं, यहाँ पे भी आपके पास खूब सारे सेल्स हैं। तो ये पूरी की पूरी वॉल, अरे यार क्या हो गया, ये पूरी की पूरी वॉल, यहाँ पे भी ये पूरी की पूरी वॉल सेल्स ने बनाई है, ये पूरी की पूरी वॉल सेल्स ने बनाई है। तो इसके बीच की ये वाली कैविटी है ना, और इसी कैविटी में तो डाइजेशन होता है। तो ये डाइजेशन कैसा हुआ? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। बट अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसी कैविटी ना हुई, डाइजेशन के लिए कैविटी ना हुई, तो वो ऑर्गेनिज्म कैसे डाइजेशन करेगा? इंट्रासेल्यूलर। एग्जांपल बताऊं इसका? पॉरीफेरा। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो सकता है, इनकम्प्लीट। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है इफ द डाइजेशन सिस्टम इज कॉल्ड एज कंप्लीट, इसका मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है तो उसके पास माउथ और एनस दोनों है। कंप्लीट तब कहलाएगा जब इसमें माउथ और एनस दोनों होंगे, बट अगर वो इनकम्प्लीट होगा इसका मतलब क्या है? इट हैज ओनली वन ओपनिंग। याद करो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, कौन सा मैंने बोला? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में एक ही ओपनिंग थी जो माउथ एनस दोनों की तरह काम करती थी। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को जहां पे सिर्फ एक ओपनिंग है क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट। समझ आया बेटा? आगे देखते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है। क्या ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन होती है? यस, ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन होती है। हार्ट ने ब्लड पंप किया, ब्लड निकला, आर्टरीज में गया, पूरी बॉडी में फैला और वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आ गया। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखो किस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे ये हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से एक ह्यूमन हार्ट, ठीक है बेटा। ह्यूमन हार्ट ने क्या किया? ब्लड यहां से पंप किया और यहाँ पे आर्टरीज के अंदर ब्लड डाला, इधर पूरी की पूरी बॉडी के पास ब्लड गया। यस, ओके, और यहां से वापस हार्ट के अंदर यहां से वापस आ गया। इसको इरेज करो दोबारा, यहां से वापस बॉडी से यहाँ पे बॉडी में ब्लड वापस आ गया बेटा। अब मुझे एक बात बताइए, ब्लड जो था यहाँ पे इस केस के अंदर जो बेटा ब्लड है वो पहले हार्ट में गया, आर्टरीज में गया, आर्टरीज से किस में के अंदर गया? कैपिलरीज से, कैपिलरीज से वापस किस में आया? वेन के अंदर, और वेन से वापस हार्ट में गया। क्या ब्लड कभी एक क्लोज्ड वेसल, वेसल मतलब एक क्लोज्ड ट्यूब से बाहर निकला? नहीं। हार्ट आपके पास क्लोज्ड एरिया, आर्टरीज एक क्लोज्ड ट्यूब, कैपिलरी क्लोज्ड पतली पतली ट्यूब, बट है तो ट्यूब है ना, क्लोज्ड है। ब्लड बेटा कभी कैपिलरी से बाहर नहीं निकलता। यहाँ पे मैं लिम्फ की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लड की बात कर रहा हूँ। ब्लड कभी कैपिलरी से बाहर तो नहीं निकल रहा है। वेन ऑब्वियसली क्लोज्ड है और वापस हार्ट में आ गया।
तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है ना बेटा, ये ब्लड एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर रहता है, बॉडी में क्लोज्ड वेसल से बाहर नहीं निकलता, तो ऐसी सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट एंड रिमेन्स विद इन द ब्लड वेसल्स. यस, ब्लड वेसल में रहेगा, उसी पूरी एक ब्लड वेसल बोलने की जगह मैं कहूं, एंड रिमेन्स विद इन अ क्लोज्ड सिस्टम, विद इन अ क्लोज्ड सिस्टम, एक ओपन नहीं जा रहा है, तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या टर्म करेंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लियर. अब नेक्स्ट देखेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ये कहता है कि ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट एंड देन गोज इनटू द बॉडी कैविटी. कैसे हो रहा है, इस वाले केस में थोड़ा सा चेंज करते हैं. देखिए बेटा, कौन से सिस्टम की बात कभी हमें करनी है, क्लोज तो हम कर चुके हैं, अब हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है. तो ये कैसा होता है, लेट्स रीड. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लगाइए कि यहाँ पे ये अपने पास हार्ट है, ये मैं ऐसी जानबूझ के ऐसा हार्ट बना रहा हूँ, हार्ट कैसा भी हो सकता है, चलो आपका पसंदीदा हार्ट बना देते हैं, ठीक, ऐसे ही. अब ये हार्ट है, हार्ट ने किया ब्लड पंप, यहां से निकाला ब्लड पंप किया, और यहां पर ब्लड इधर गया, और ब्लड ना बेटा इस तरीके से एक खाली एरिया में चला गया. यहां पे ये ओपन बॉडी कैविटी है, इसको हम सिलोम भी कह सकते हैं सिलोम, हर बार सिलोम जरूरी नहीं, बट चलो मान लिया ओपन कैविटी में जाएगा. यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स होंगे ना, ऑर्गन व इस तरीके से एक ऑर्गन, जैसे एग्जांपल बोल लिवर, जानबूझ के मैं इजी कर रहा हूँ ह्यूमन से रिलेट करके, जैसे यहाँ पे स्टमक, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन्स इस कैविटी में पड़े हैं. तो अब कंडीशन क्या होगी ना बेटा, इस कैविटी के अंदर यहाँ पे इस तरीके से ब्लड भर जाएगा, इस पूरे कैविटी में इस तरीके से ब्लड भर जाएगा, ये ऑर्गन्स ना ब्लड के अंदर नहाना शुरू कर देंगे. कहानी क्लियर हुई. अब थोड़ी देर में क्या होगा, ब्लड इस कैविटी से बाहर निकलेगा, यहां से कैविटी से बाहर निकला और वापस हार्ट में चला गया. तो देखिए ना, ब्लड यहाँ पे क्लोज्ड एरिया में था, बट यहाँ पे ओपन बॉडी कैविटी में आया ना. हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लड ओपन बॉडी कैविटी में आया. ऐसी सर्कुलेशन को आप क्या टर्म करते हैं, ऐसी सर्कुलेशन को टर्म करते हैं ओपन. द ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट एंड देन गोज इनटू द बॉडी कैविटी. This body cavity is the space where all the organs are located. Therefore, blood bathes all the organs. जितने भी organ है वो blood में नहाने, ऐसा लगता है ना कि देखो जैसे सब organ blood में यहाँ पे नहा रहे. ये चीज blood is bathing the complete organs. And अब ये ऐसी कैविटी जो ब्लड से भरी हुई है, क्या बोला मैंने, ऐसी कैविटी, कैविटी खोखला स्पेस, सिलोम, वर्ड कैविटी एक ही चीज होती है बेटा. तो ऐसी कैविटी, कैविटी सीलोम से वर्ड क्या बना, सील, जो किससे भरी हुई है, ब्लड से. और ब्लड के लिए वर्ड क्या हो, हीमो, याद बोलो, हीमोग्लोबिन ब्लड से रिलेटेड होता है, इसीलिए ब्लड फील्ड कैविटी, ब्लड हीमो कैविटी सील. तो ब्लड फील्ड कैविटी क्या हुआ, हीमो सील. समझ आई मेरी बात, सिंपल. ये थोड़ा सा रह गया, बस हमें दो चीज देखनी है, एक हमें स्केलेटल सिस्टम और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये लेक्चर आज कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा रह गया, स्टिक विद मी, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, देखते हैं इसको. स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन ने एक ह्यूमन शरीर को एक सपोर्ट देना है, या किसी भी एनिमल को देखो स्केलेटन ने तो भैया सपोर्ट देना है. अब हमारी बॉडी में इंटरनली क्या बोन्स हैं, यस, क्या बोन्स की वजह से हमें सपोर्ट मिल रही है, यस. तो हमारे पास एंडोस्केलेटन है, कार्टिलेज बोन्स का बना हुआ है वर्टिब्रेट में, ठीक. क्या ह्यूमंस के पास एक्सोस्केलेटन है, सोचो. अगर बेटा मैं आपको कहता हूं आपके नेल्स नहीं होते, तो क्या आप किसी चीज को उतनी जोर से पकड़ पाते, नहीं ना. यानी अगर आप समझे मेरी बात, हमारी ह्यूमन बॉडी में भी एक्सोस्केलेटन होता है, यानी इस बॉडी के बाहरले हिस्से में सिचुएटेड चीजें जो बॉडी को कर सकती हैं सपोर्ट, वो कहलाएंगी एक्सोस्केलेटन. क्या, बॉडी के आउटर सरफेस पे पड़ी हुई चीजें, पाई जाने वाली चीजें जो बॉडी को एक्सटर्नली करेंगी सपोर्ट, कहला सकती हैं एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन लाइज आउटसाइड द बॉडी एट द सरफेस ऑफ द बॉडी. जैसे आर्थ्रोपोडा में बेटा एक्सोस्केलेटन बनाता है काइटिन की बनी हुई प्लेट, काइटिनस प्लेट्स. कोरल रीफ्स जो सिलेंडरेटा होता है उसमें एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है. हम मैमल्स में देख सकते हैं क्लॉज, नेल्स, हेयर, ये सारा का सारा ये हमारे स्केलेटल सिस्टम, एक्सोस्केलेटन का पार्ट होता है. डन. लास्ट चीज, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बेटा ये वाला ना पोर्शन है बड़ा कॉम्प्लेक्स. रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है समझ लेते हैं. रिप्रोडक्शन
मालूम है हमें रिप्रोड्यूस करना, एक एनिमल रिप्रोड्यूस करके एक नई जनरेशन बनाता है। तो जब रिप्रोड्यूस करता है तो उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए या तो वो एसेक्सुअली कर सकता है या सेक्सुअली, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम सबसे पहले डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी द ऑर्गेनिज्म कैन गो फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ऑर्गेनिज्म organism is showing asexual reproduction, कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, अगर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो क्या ऑर्गेनिज्म गैमीट फॉर्मेशन करता है? यस, ऑर्गेनिज्म गैमीट बना सकता है। और जब ऑर्गेनिज्म गैमीट बनाएगा तो बेटा गैमीट मेल गैमीट भी हो सकता है, फीमेल गैमीट भी हो सकता है। 2-3 वर्ड्स देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन देखते हैं, गैमीट बनाने से पहले भी हम देखते हैं। कहते हैं ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के बाद हमें पता लगता है ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप के, मोनोइशियस, डायोशियस। ऑर्गेनिज्म अगर है मोनोइशियस तो ऑर्गेनिज्म कंटेन्स बोथ दी सेक्सेस, यानी एक बॉडी है उसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों मिलेंगे, यानी ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स बोथ सेक्सेस, बोथ मेल एंड फीमेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? मोनोइशियस। या फिर दूसरा वर्ड बेटा बचपन से पढ़ते हैं, क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म है डायोशियस, इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म में उनमें से कोई 2 सेक्सेस है ना, मेल फीमेल, उन दोनों में से कोई एक ही हुआ। इट कंटेन्स ईदर ऑफ द 2 सेक्सेस, ईदर मेल और फीमेल। मैं आपको अच्छे से बता दूं बेटा, देखो मेल का, यहाँ पे आपके पास मेल का सिंबल क्या होता है, फीमेल का सिंबल क्या होता है। तो अगर ऑर्गेनिज्म है डायोशियस तो ऑर्गेनिज्म में या तो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। समझे मेरी बात? अब वापस आते हैं और यहाँ पे हम ना गैमेट फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। बेटा ऑर्गेनिज्म था अगर हर्माफ्रोडाइट, या ऑर्गेनिज्म यानी मोनोइशियस से डायोशियस कैसा भी हो सकता है। ठीक, समझो, अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ना हर्माफ्रोडाइट है, क्या है? हर्माफ्रोडाइट यानी मोनोइशियस है, वो ऑर्गेनिज्म के पास मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों है। ठीक, अब साइंटिस्ट ने स्टडी किया और पाया कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे स्पॉन्जेस, ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ना बेटा, होते तो मोनोइशियस है लेकिन वक्त से पहले या तो वो मेल गैमेट बनाएंगे या फिर वो फीमेल गैमेट बनाएंगे। क्या बोला मैंने? अगर दोनों सेक्स ऑर्गन्स को गैमेट बनाना है तो सेक्स ऑर्गन्स को क्या होना है? मैच्योर होना है। तो पहले जो सेक्स ऑर्गन मैच्योर हुआ वही तो गैमेट बनाएगा। तो बेटा अगर पहले सेक्स ऑर्गन, मेल वाला सेक्स ऑर्गन मैच्योर होके पहले मेल गैमेट बनाता है और उसके कुछ टाइम बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर होके फीमेल गैमेट बनाएगा, तो ध्यान से वर्ड रखो, प्रोटो का मतलब क्या था? पहले। तो मैंने यहां पे क्या कहा? पहले प्रोटो मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर हुआ तो इसको कहेंगे प्रोटोएंड्रस। क्या बोला? प्रोटोएंड्रस। कैसे याद करना है समझो, अगर मैं 2 वर्ड बोलता हूं तुम लोगों को ध्यान से मेरी बात बताना है, यहाँ पे तुम लोग आंसर करना। गाइनोशियम प्लांट्स में पढ़ा है, एंड्रोशियम प्लांट्स में ये भी पढ़ा है बेटा। गाइनोशियम किसको बताता था? फीमेल को। एंड्रोशियम किसको बताता था? अपने को, मेल को। तो अगर एंड्रोशियम से वर्ड मैं उठाता हूं एंड्रो और बोलता हूं पहले एंड्रोशियम यानी मेल वाला पार्ट इन एनिमल्स, मेल वाला सेक्स ऑर्गन्स इन एनिमल्स हो गया मैच्योर। क्या हो गया? मैच्योर हो गया। अगर एनिमल्स में पहले मेल वाला सेक्स ऑर्गन मैच्योर होके हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स में उसने बनाए गैमेट, तो हम क्या कहेंगे इसको? प्रोटोएंड्रस। यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तुम्हें समझाने से ही खुद ब खुद डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ इफ इन अ हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म द मेल sex organ matures first to produce gametes is called as protoandrous, and if female sex organ develops first to produce gametes we call it as protogynous। ठीक, तो बेटा गैमेट फॉर्म हुई, तो अब गैमेट फॉर्म होने के बाद गैमेट ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। एनिमल किंगडम में ना हमें बच्चे देखने को मिला है फर्टिलाइजेशन। बॉडी देखो ना, गैमेट निकला, एक ऑर्गेनिज्म समझ लो, ऑर्गेनिज्म ना डायोशियस है, एक ऑर्गेनिज्म मेल एक फीमेल इधर, तो यहां से मेल से इस तरीके से गैमेट आया और फीमेल की बॉडी के अंदर चला गया। क्या बोला? मेल से गैमेट आया और फीमेल बॉडी के अंदर गया। देखिए अच्छे से, इस तरीके से यहाँ पे ये मेल है और मेल ने ये वाला गैमेट बनाया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये गैमेट बनाया, इस तरीके से फीमेल बॉडी के अंदर चला गया। अब फीमेल बॉडी के अंदर गैमेट पहुंचा और फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट भी था और मेल गैमेट यहां से पहुंच गया, तो क्या फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी?
यस, अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हुई तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम टर्म करते हैं इंटरनल। बट इधर से क्या कंडीशन हुई, इधर से एक मेल ने यहाँ पे इस तरीके से मेल ने गैमेट बनाया, इधर से फीमेल ने गैमेट बनाया, और ये दोनों ने गैमेट ने क्या किया, इधर ये मेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर नहीं गया, मेल गैमेट बाहर निकला, फीमेल गैमेट बाहर निकला, और बाहर जाके दोनों के दोनों इस तरीके से फ्यूज कर गए। बाहर जाके अगर ये दोनों के दोनों फ्यूज कर गए तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम क्या टर्म करते हैं बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी इफ द गैमेट्स आर गोइंग एंड फ्यूजिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी वी कॉल इट एज इंटरनल, इफ दे आर फ्यूजिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स वी कॉल इट एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या उसके बाद जाइगोट बनेगा, यस, जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रियो डेवलप होगा, यस। जब एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद बच्चा बना, अंडा टूटा या बच्चा बॉडी से बाहर पैदा हुआ, तो बच्चा जैसा पैदा हुआ, जैसे एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस। बेटा ह्यूमंस में जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है उसके पास 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, वही शक्ल, वही 2 हाथ, 2 पैर, सब कुछ वैसा जैसे एक एडल्ट के अंदर दिखाई देता है, सेम दिखाई देता है। यानी एक एडल्ट का मिनिएचर फॉर्म इज ह्यूमन का छोटा बच्चा। इसका मतलब अगर पैदा हुआ जो जस्ट बॉर्न हुआ है वो ऑर्गेनिज्म, पैदा हुआ ऑर्गेनिज्म एक एडल्ट के हूबहू सेम दिखे, तो ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम टर्म करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। जिसको बच्चा जो है वो लार्वा नहीं है, वो बच्चा एक एडल्ट का मिनिएचर कॉपी है, साइज में छोटा है बस, और कुछ नहीं है, बिल्कुल एडल्ट के साथ हूबहू सेम दिखाई देगा। ऐसी चीज को हम क्या टर्म करेंगे, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन लिखो आप लोग। तो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट ग्रोथ को अगर डायरेक्ट कहा जाएगा, द डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज डायरेक्ट। इफ द न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म रिसेंबल्स द एडल्ट वी कॉल इट एज डायरेक्ट। और अगर न्यू बॉर्न जो पैदा हुआ है वो एडल्ट जैसा नहीं दिखे, वो अलग दिखे, जैसे बोलो एक आपके पास एक मॉथ, क्या एक मॉथ, वो लीव्स खाता है, फिर अपने आसपास प्यूपा बनाता है, और क्या बनाता है, बटरफ्लाई। यानी ऑर्गेनिज्म अंडे से निकल के बना एक मॉथ ने खूब टाइम लीव खाई, फिर अपने आसपास एक प्यूपा बनाया, प्यूपा मतलब अंडा नहीं होता, प्यूपा मतलब आसपास एक कवरिंग बनाई, और जब कवरिंग टूटी तो वहां से निकली एक इस तरीके से तितली, एक बटरफ्लाई। तो अब हिसाब लगाओ, अंडा टूटा तो छोटा सा कीड़ा पैदा हुआ, और वो कीड़ा बड़े होके एडल्टहुड में कैसे दिखाई देता है, एक बटरफ्लाई जैसा। तो कीड़ा और बटरफ्लाई क्या एक दूसरे के जैसे दिखते हैं कि अलग हैं? बेटा अलग हैं। तो अगर ये पैदा हुआ बच्चा इस एडल्ट से डिफरेंट है तो ऐसी अरेंजमेंट को, ऐसी पैटर्न ऑफ ग्रोथ को हम क्या टर्म करते हैं, इनडायरेक्ट। कहानी समझ पाए? तो इनडायरेक्ट अगर मैं कहूं, इनडायरेक्ट अगर पैटर्न है तो बर्थ होगा, और बर्थ के बाद क्या बनेगा, लार्वा। क्या बनेगा बर्थ के बाद, लार्वा। और बेटा ये लार्वा डेवलप होगा, और डेवलप होने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एडल्ट में। क्या कन्वर्ट होगा, एडल्ट में। तो ऐसी मोड ऑफ डेवलपमेंट को हम क्या टर्म करते हैं, इनडायरेक्ट। क्या टर्म किया, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको समझ आया? हाँ बेटा, मोनोइशियस एंड डायोशियस तो पढ़ चुके हैं कि मोनोइशियस क्या होता है, डायोशियस क्या होता है। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स है, एक ही टाइप का, या तो मेल होगा या फीमेल, डायोशियस। दोनों होंगे तो उसको कहेंगे हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनोइशियस। ओके, लास्ट चीज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ध्यान से डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखो फिर समझाऊंगा। Sexual dimorphism is a phenomena in which organism can be differentiated into male or female on the basis of its external appearance. क्या बोला मैंने? ऑर्गेनिज्म को मेल और फीमेल में हम कर पाएंगे डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो इस बात को हम क्या टर्म करेंगे बेटा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। समझे? इस चीज को हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये हमें कहां देखने को मिलेगी, एसके एलिमेंट्स में। कैसे, बाद में पहुंचेंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियर हुआ? यानी अगर आप बाहरी हिस्से से एक इंसान को देखिए, आप आदमी और औरत में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यस। तो अगर आप देखते ही बता सकते हैं कि ये कौन है, ये मेल है, ये फीमेल है, ऐसी चीज को हम कहेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डाई का मतलब 2, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी अपीयरेंस। तो बाहरी अपीयरेंस यानी मॉर्फोलॉजी को देख के हम ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में, इधर मेल और फीमेल में, उसके सेक्स के अकॉर्डिंग, मेल एंड फीमेल इज द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सेक्स के अकॉर्डिंग मेल फीमेल में बाहरी शरीर को देख के अगर आप कर पाए डिफरेंशिएट, तो इस चीज को हम टर्म करते हैं बेटा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो यहां तक तो बेटा आपने पूरा का पूरा स्टडी किया क्या,
इस पूरे सेगमेंट में आपने स्टडी किया कि अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया देखो ना, आपने जनरल फीचर्स पढ़ लिया। इस जनरल फीचर्स के ऊपर आप अच्छे से कमांड बनाइए, इस लेक्चर को जरूरत लगे तो दोबारा देखिए, और तब तक एनिमल किंगडम में आगे नहीं बढ़ना जब तक इस लेक्चर की आपको चीजें याद नहीं हो जाती। वंस यू आर डन विद दैट, एनिमल किंगडम तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई एक्सपेक्ट आपको समझ आया होगा। खूब मन लगा के पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए। आपको मालूम है, आपको याद रखना है, आपको नीट क्रॉस करना है, नीट क्लियर करना है, क्लियर कर रैंक 1 लेके आने, एकदम दबा के मेहनत करो, फोड़ देना पेपर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड।